नमस्कार, स्वागत है आपका करियर रेडुनेस्ट पर। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 6th के जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है उसके माइनर पेपर को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इंडियन बैंकिंग सिस्टम। और इसकी वन शॉट यानी कि कंप्लीट क्लास को हम डिस्कस करेंगे और एज यूजुअल हमारी ये क्लास इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए रहने वाली है, यानी कि बाइलिंगुअल हम इसको देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही है स्टूडेंट्स कि अभी जो छठा सेमेस्टर है उस छठे सेमेस्टर में आपके 2 माइनर पेपर कर दिए गए हैं। तो हम सारे ही माइनर पेपर को यहाँ पे वन बाय वन आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो इसी कड़ी में हमारी आज की क्लास है वो है इंडियन बैंकिंग सिस्टम की। आपका जो सिलेबस है वो आपके सामने है, छोटा-सा इसका सिलेबस है। हम पहली यूनिट में कमर्शियल बैंक और इंडियन बैंकिंग के और साथ ही में जो 1969 में और 1980 में जो नेशनलाइजेशन हुआ उसकी बात करेंगे। और सेकंड यूनिट में बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की। थर्ड यूनिट आपकी रूरल बैंकिंग से रिलेटेड एंड नाबार्ड से रिलेटेड होगी और चौथी यूनिट आपकी रिजर्व बैंक और मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड रहने वाले हैं। तो चलिए करते हैं इसकी शुरुआत यूनिट फर्स्ट के साथ। सबसे पहले हम समझते हैं इंडियन बैंकिंग सिस्टम ऑन द ईव ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन 1969, यानी कि जो बैंकिंग राष्ट्रीयकरण हुआ था उससे पहले भारतीय बैंकिंग प्रणाली किस तरीके की थी। देखो, इसको समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि इंडिया में जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है उसको हम जनरली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये 3 फेजेज़ में हम इसको स्टडी करते हैं। पहला फेज होता है बिफोर 1947, बिफोर 1947 यानी कि आज़ादी से पहले। और फिर आता है आफ्टर 1947 यानी कि आज़ादी के बाद। और फिर आता है आफ्टर एलपीजी यानी कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे उसके बाद इंडियन बैंकिंग सिस्टम में क्या बदलाव हुए। अब क्योंकि आज़ादी से पहले की बात करें, 1947 से पहले की बात करें तो एक्चुअल में इंडिया में जो बैंकिंग सिस्टम है वो 1770 से स्टार्ट हो गया था, जब बैंक ऑफ हिंदुस्तान इंडिया में क्या हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे एजेंसी हाउस के तौर पे बैंकिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया था, या यूँ कहें चालू हुआ था, और उसके बाद धीरे-धीरे वह बैंकिंग सेक्टर में तब्दील होता गया। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में बना और उसके बाद धीरे-धीरे कई सारे ऐसे बैंक आए, कई सारे बैंक फेल हुए, कई तरीके के इकोनॉमिक क्राइसिस हुए और इसी बिटवीन इंपीरियल बैंक बनता है, आरबीआई बनता है और कई सारे बैंक जिसमें अपना बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, इस तरीके के जो बड़े बैंक हैं ये उसी टाइम बने हुए होते हैं। फिर हम जब आज़ाद हो गए 1947 में तो उसके बाद हमने सबसे पहले आरबीआई का नेशनलाइज़ेशन किया, इंपीरियल बैंक का नेशनलाइज़ेशन करके उसे एसबीआई बनाया। फिर 1969 में हमने 14 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन किया। 1980 में 6 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन किया। इस प्रकार से हमारी जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है उसमें धीरे-धीरे चेंजेज़ हुए। आरआरबी का कॉन्सेप्ट आया, नाबार्ड का कॉन्सेप्ट आया और धीरे-धीरे इसमें चेंजेज़ होते हुए फिर डिजिटल क्रांति इसमें आई। फिर जब बात करें एलपीजी की, जब हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अपना चुके थे, तब प्राइवेट सेक्टर के लिए बैंक को दोबारा खोला गया और अच्छे से खोला गया। और फिर कई तरीके के प्राइवेट सेक्टर बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ इकोनॉमी में उतरे और बैंकिंग सेक्टर को एक नए आयाम पे लेके गए। और साथ ही में बैंक में डिजिटल युग का भी शुरुआत हुई और आज हम जहाँ पे हैं वहाँ पे स्मॉल पेमेंट्स बैंक भी है, ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटीज़ जो कि बहुत ज़्यादा है। तो आज मॉडर्न टाइम में हम यहाँ पे खड़े हैं। तो इन 3 फेजेज़ में हम इंडियन बैंकिंग सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं, 3 स्टेज में हम इसको पढ़ते हैं। अब आपके सिलेबस में क्या है कि 1969 के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे बिफोर 1969, यानी कि 1969 से पहले इंडिया में बैंकिंग सिस्टम किस प्रकार का था। जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि जैसे 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे तब हमारा आरबीआई भी एक प्राइवेट बैंक हुआ करता था। आरबीआई का हमने नेशनलाइजेशन किया था 1949 1 जनवरी को। तो आरबीआई अपने पास नेशनलाइज हुआ। फिर उसके बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1955 में 1 जुलाई 1955 को नेशनलाइजेशन करके उसे एसबीआई बनाया गया। तब हमारे पास एसबीआई एक नेशनलाइज्ड बैंक था और इसके 8 एसोसिएट बैंक और बनाए गए, जिसमें जैसे स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, इस तरीके से 8 इसके एसोसिएट बैंक बने। फिर 1969 में जब हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन की और बैंकिंग सिस्टम को रिफॉर्म करने की बात आई, तो 14 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन किया और फिर 1980 में 6 और बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन किया। तो इस तरीके से हम इस पूरे चैप्टर को या पूरी यूनिट को देखने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 1969 से पहले क्या सिस्टम हुआ करता था। द इंडियन बैंकिंग सिस्टम बिफोर नेशनलाइजेशन वाज मेनली डोमिनेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, यानी कि राष्ट्रीयकरण से पहले जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली है वो मुख्यतया निजी क्षेत्र के बैंकों के नियंत्रण में हुआ करती थी। These banks were controlled by big industrial houses and focused more on profit rather than social welfare.
और ये जो बैंक है ये बड़े उद्योगपतियों के अधीन हुआ करते थे और सामाजिक कल्याण के बजाय ये लाभ कमाने पे ज़्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि देखो बैंक का मतलब क्या है, मोस्टली बैंक कमर्शियल बैंक ही है। कमर्शियल बैंकों का मतलब है बैंकिंग फैसिलिटी देना और किसके बिहाफ पे, प्रॉफिट के लिए ये सब करना। तो प्राइवेट सेक्टर होगा तो ऑब्वियस सी बात है वह प्रॉफिट के लिए काम करेगा, क्योंकि जब हम आज़ाद हो गए थे और हमारा जो इंडिया है या यूँ कहें गाँव का देश है, तो गाँव का डेवलपमेंट करना ज़रूरी था। तो सरकार ये चाहती थी कि बैंक गाँव में जाए और रूरल एरिया को भी बैंकिंग फैसिलिटीज़ में या यूँ कहें फाइनेंशियल इंक्लूजन में इन्वॉल्व करे। लेकिन प्राइवेट बैंक थे, कमर्शियल बैंक थे, उन्होंने ऐसा करने से मना करेगा, डेफ़िनेटली करेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है और वह प्रॉफ़िट के लिए काम करता है। तो ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, क्योंकि इनका मेन जो फ़ोकस था वो प्रॉफ़िट पे था, ना कि सोशल वेलफेयर पे। बैंकिंग सर्विसेज़ वर लिमिटेड एंड नॉट एक्सेसिबल टू द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। वहीं जो बैंकिंग सेवाएँ थी वो सीमित हुआ करती थी और जनता तक इसकी अधिकांश जनता तक इसकी पहुँच भी नहीं थी, क्योंकि अधिकांश जनता गाँव में रहती थी और गाँव में बैंकिंग फैसिलिटी हुआ नहीं करती थी। तो कुछ इसकी विशेषताएँ हैं, उनको समझते हैं। सबसे पहले बात करें, प्राइवेट ओनरशिप यानी कि निजी स्वामित्व में था बैंकिंग सिस्टम। मोस्ट बैंक्स वर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बिज़नेस ग्रुप्स व्हिच लीड टू कंसंट्रेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर इन ए फ्यू हैंड्स। यानी कि जो अधिकांश बैंक है वो निजी व्यक्तियों या व्यापारिक समूहों के स्वामित्व में थे, जिससे आर्थिक शक्ति कुछ लोगों के हाथों में ही केंद्रित हो गई थी। अर्बन कॉन्सेंट्रेशन यानी कि शहरी क्षेत्रों में केंद्रित होना। बैंकिंग सर्विसेज वर मेनली अवेलेबल इन सिटीज वाइल रूरल एरियाज रिमेंड अनबैंक्ड। यानी कि जो बैंकिंग सेवाएं थी वो मोस्टली शहरों तक ही सीमित हुआ करती थी, जबकि जो ग्रामीण क्षेत्र है वो बैंकिंग सुविधाओं से वंचित थे। तीसरी बात करें तो नेग्लेक्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर, यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र है उसकी उपेक्षा थी। प्राथमिक क्षेत्रों की बात करें जैसे एग्रीकल्चर होना, एमएसएमई, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज का होना, ये सारे जो सेक्टर थे वो जो प्राइवेट बैंक थे या कमर्शियल बैंक थे वो इनको लोन नहीं देना पसंद करते थे, क्योंकि इनमें इनकम कम थी और इनमें पैसा डूबने का चांसेस ज़्यादा हुआ करता था। तो प्राइमेट जो प्राइमरी सेक्टर है या प्रायोरिटी वाले सेक्टर है उनको वह नेग्लेक्ट करते थे। एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड वीकर सेक्शंस डिड नॉट रिसीव एडुक्वेट क्रेडिट। यानी कि जो कृषि, लघु उद्योग और कमजोर वर्ग है उनको पर्याप्त साख सुविधा या ऋण सुविधा नहीं मिल पाती थी। फ्रीक्वेंट बैंक फेलियर्स, और बैंक कई बैंकों का बार बार असफल होना। ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट एंड लैक ऑफ रेगुलेशन मैनी बैंक्स फेल्ड, कॉजिंग लॉस ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। यानी कि खराब प्रबंधन और नियंत्रण के अभाव में कई बड़े बैंक असफल हो जाते थे, जिससे जनता का विश्वास बैंकों में क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो ये भी एक विशेषता रही है आज 1969 से पहले। लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन का अभाव था। देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है जब देश के सारे सेक्टर को या यूँ कहें सारे एरियाज़ को फाइनेंस सुविधाओं के साथ जोड़ देना या यूँ कहें बैंकिंग फैसिलिटीज़ में इन्वॉल्व कर लेना, उसे कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हैड नो एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज। यानी कि जो अधिकांश जनसंख्या है वो बैंकिंग सेवाओं से वंचित थी, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का बहुत ज़्यादा अभाव था। हम बात कर रहे हैं 1969 से पहले की। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल बैंक्स सिंस 1969। यानी कि 1969 के बाद वाणिज्यिक बैंकों की संरचना और विकास किस तरीके का हुआ। सबसे पहले हम बात करते हैं कमर्शियल बैंक बोलते किसको है। देखो बैंकिंग सुविधाएं देना, यानी बैंकिंग जो काम होता है, बैंकिंग काम क्या होता है? बैंकिंग काम होता है पैसा जमा लेना, यानी कि जनता से पैसे डिपॉजिट लेना, मांगने पर उनको लौटाना, और इसके अलावा एडवांस एंड लोन सुविधाएं प्रदान करना। तो जो भी ये काम करता है उसे क्या कहते हैं? बैंक कहते हैं। ये बैंकिंग सुविधाएँ होती है। अब बैंकिंग जो काम है वो किसके लिए करना? प्रॉफ़िट के लिए करना। तो ऐसा इंस्टीट्यूशन या ऐसा बैंक जो बैंकिंग एक्टिविटी प्रॉफ़िट के लिए करता है उसे कौन-सा बैंक कहते हैं? कमर्शियल बैंक कहा करते हैं। कमर्शियल बैंक्स आर इंस्टीट्यूशंस दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड प्रोवाइड लोन्स एंड एडवांसेस टू इंडिविजुअल्स, बिज़नेसेस एंड गवर्नमेंट फॉर प्रॉफ़िट। यानी कि वाणिज्यिक बैंक वे संस्थाएँ हैं जो जनता से जमा स्वीकार करती है और व्यक्तियों, व्यवसायों तथा सरकार को लाभ कमाने के उद्देश्य से ऋण प्रदान करती है। उसको बोलते हैं कमर्शियल बैंक। डेवलपमेंट आफ्टर नेशनलाइजेशन, यानी कि जो कमर्शियल बैंक्स है उनका जो नेशनलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट हुआ उसको समझ लेते हैं। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, यानी कि जब हमें ये लगा, यानी कि सरकार को जब ये लगा कि जो कमर्शियल बैंक है उनको रूरल एरियाज़ में भी जाना चाहिए और फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी काम करना चाहिए,
तब बैंकों का क्या किया गया, नेशनलाइज़ेशन किया गया था। और जो भारत है, भारत में बैंकों का नेशनलाइज़ेशन 2 फेज़ में हुआ था, एक 1969 में हुआ था और एक 1980 में हुआ था। 69 में 14 बड़े बैंकों का नेशनलाइज़ेशन किया गया था और वो बड़े बैंक कौन-से थे? वो बैंक जिनकी कैपिटल 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज़्यादा थी। और 18 में यानी कि 1980 में 6 बड़े बैंकों का नेशनलाइज़ेशन किया गया था जिनकी कैपिटल 200 करोड़ या 200 करोड़ से क्या थी? ज़्यादा थी। In 1969, 14 major banks were nationalized to align banking with national development goals। यानी कि 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया ताकि बैंकिंग को राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों से जोड़ा जा सके। लेटर इन 80, 6 मोर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। और बाद में 1980 में 6 और बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। नेशनलाइजेशन का यहाँ पे मैं मतलब बता देता हूँ, हालांकि आप 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, आप जानते हो नेशनलाइजेशन का मतलब होता है जब किसी इंस्टीट्यूशन को प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर में लाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण। वहीं जब पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में लाया जाता है, तो उसे कहते हैं प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण। दूसरी इसकी विशेषता है एक्सपेंशन ऑफ ब्रांच नेटवर्क। यानी कि 1969 के बाद जब बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, तो बैंकों ने अपनी शाखाओं का क्या किया? विस्तार किया। लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेज वर ओपन इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज टू इंक्रीज एसेसिबिलिटी। यानी कि ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बैंक शाखाएं खोली गई ताकि बैंकिंग सेवाएं सुलभ हो सके, क्योंकि यही तो उद्देश्य था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में सारों को सभी को क्या किया जाए? इन्वॉल्व किया जाए, स्पेशली जो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज है उनको भी बैंकिंग फैसिलिटी के साथ जोड़ा जाए। तो जैसे ही 20 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, यानी 69 और 80 में नेशनलाइजेशन हुआ, तो बैंकों की जो शाखाएं हैं वो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खूब लार्ज नंबर पे खोली गई। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, यानी कि जो पहले कमर्शियल बैंक थे, जो एग्रीकल्चर को, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज को या स्मॉल जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको लोन देने में कतराते थे, और ये पीएसएल बोलते हैं इसको, प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग या प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो ये क्या की गई? अनिवार्य की गई। बैंक्स वर डायरेक्टेड टू प्रोवाइड क्रेडिट टू एग्रीकल्चर, एमएसएमईज, एजुकेशन एंड वीकर सेक्शंस। यानी कि बैंकों को कृषि, लघु उद्योग, शिक्षा और कमजोर वर्गों को ऋण देने के लिए निर्देशित किया गया, क्योंकि अब ये बैंक है वो सरकार के अधीन हो गए थे। तो सरकार, क्योंकि सरकार का जो मेन उद्देश्य होता है वो सोशल वेलफेयर का होता है, तो पीएसएल लागू किया गया। इंट्रोडक्शन ऑफ आरआरबीज, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई, रीजनल रूरल बैंक्स जिनको बोलते हैं। आरआरबीज वर एस्टेब्लिश्ड इन 1975 टू सर्व रूरल एरियाज इफेक्टिवली। और स्पेशली छोटे गांव को या छोटे ग्रामीण एरिया को फोकस में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में की सेवा के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। जैसे आप नाम सुनते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एसबीआई का आरआरबी या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो जो रूरल रीजनल बैंक्स है, ये कॉन्सेप्ट आया था 1975 में, और जो पहला रीजनल रूरल बैंक है, एक साथ 5 खोले गए थे और जिनकी डेट थी 2 अक्टूबर 1975 को। तो आप आरआरबी को वैसे अभी आपके सिलेबस में आगे आने भी वाला है, डिटेल में हम इसको पढ़ने वाले हैं। फिर है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, और तकनीकी विकास खूब हुआ, यानी कि बैंकों में एक डिजिटल क्रांति की शुरुआत हुई थी। और इसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ एटीएम्स, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी एंड एक्सेसिबिलिटी। यानी कि एटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के आने से बैंकिंग जो गतिविधि है वो और भी ज़्यादा क्या हुई? प्रभावित हुई और सुलभ हुई। बात करते हैं प्रेजेंट स्ट्रक्चर की। पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं आज, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स यानी कि निजी क्षेत्र के बैंक हैं, फॉरेन बैंक्स यानी कि विदेशी बैंक है, और रीजनल रूरल बैंक्स यानी कि आरआरबीज हमारे यहाँ खूब काम कर रहे हैं। इसके अलावा स्मॉल पेमेंट्स बैंक भी यहाँ पे खूब आज प्रेजेंट स्ट्रक्चर में क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, यानी कि वाणिज्यिक बैंक है उनका क्या काम है। यानी कि बैंक जो भी होते हैं, बैंकों का 2 तरीके का काम होता है। एक होते हैं प्राइमरी फंक्शन और एक होता है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन वो होता है जो बैंक जिसके लिए बना होता है, यानी कि डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना और मांगने पर लोन या एडवांस प्रोवाइड करवाना। एक्सेप्ट डिपॉजिट्स यानी कि जमा स्वीकार करना। कमर्शियल बैंक के जो मेन प्राइमरी फंक्शन है उसमें होता है कि लोगों से पैसा जमा लेना, यानी कि डिपॉजिट्स लेना और लोन वगैरह प्रोवाइड करवाना, ये बैंक के प्राइमरी फंक्शन होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। बैंक्स एक्सेप्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स सच एज सेविंग, करंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स विच फ्रॉम द मेन सोर्स ऑफ
फंड्स, यानी कि जो बैंक है वो बचत, चालू और सावधि जमा स्वीकार करते हैं, जो कि उनके लिए धन का मुख्य स्रोत होता है। यानी कि जो बैंक लेते हैं, जनरली बैंक 2 तरीके की डिपॉजिट लेते हैं। एक टाइम डिपॉजिट होती है, यानी कि ये कहूँ सीधा-सीधा कि 4 तरीके की डिपॉजिट लेते हैं। एक सेविंग अकाउंट में और एक करंट अकाउंट में, फिक्स्ड अकाउंट में और एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में। तो 4 तरीके की डिपॉजिट्स बैंक स्वीकार करते हैं। लेंडिंग लोन्स एंड एडवांसेज, यानी कि ऋण देना व अग्रिम देना। बैंक्स प्रोवाइड लोन्स फॉर कंजप्शन, बिजनेस, एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट पर्पज, यानी कि जो बैंक लोन देते हैं उनमें उपभोग के उद्देश्य से, व्यापार के उद्देश्य से, कृषि और विकास कार्यों के लिए क्या देते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। ये बैंकों के क्या होते हैं, प्राइमरी फंक्शन होते हैं। बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शन की। इनके यानी प्राइमरी फंक्शन के अलावा बैंक और जितने भी काम करते हैं वो उनके सेकेंडरी फंक्शंस कहे जाते हैं, जिसमें पहला होता है एजेंसी फंक्शन, यानी कि एजेंट के तौर पे काम करना। यानी कि कई बार आप नहीं कहते क्या बैंक को कि मेरी एलआईसी है, हर महीने बैंक अपने आप ही ऑटो पे करता है, यानी कि आपने ऑटो पे एक्टिवेट कर दिया तो अपने आप ही आपकी बैंक से क्या हो जाता है, पेमेंट हो जाता है। या फिर आपके अकाउंट में कोई पैसा भेजता है तो बैंक उसे आपके बिहाफ पे क्या करता है, रिसीव करता है। कोई चेक रिसीव करता है तो बैंक आपके एक एजेंट के तौर पे काम करता है, इसे एजेंसी फंक्शन कहते हैं। Banks act as agents by collecting checks, paying bills and handling investments on behalf of कस्टमर्स, यानी कि बैंक ग्राहकों के लिए एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, जैसे उनके बिहाफ पे चेक को कलेक्ट करना, बिल का पेमेंट करना या इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कोई काम करना जो कि ग्राहक के निर्देश के अकॉर्डिंग बैंक काम करता है। ये बैंक के एजेंसी फंक्शन होते हैं। इसके अलावा जनरल यूटिलिटी फंक्शन होते हैं, यानी सामान्य उपयोगी कार्य, यानी कि जो हमें बैंक अदर फैसिलिटीज देता है, लाइक locker facility, ATM सर्विस, इंटरनेट बैंकिंग एंड इशू ड्राफ्ट्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। इन सब के लिए जो चीज़ें हमें प्रोवाइड करवाता है या सुविधाएँ देता है, ये बैंक के जनरल यूटिलिटी फंक्शन कहे जाते हैं। तो कमर्शियल बैंक हो या कोई भी बैंक हो, 2 तरीके के काम करते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी फंक्शन, जिसमें पैसा जमा लेना और लोन देना। सेकेंडरी फंक्शन, जिसमें एजेंसी के तौर पे काम करना, और यूटिलिटी फंक्शन से हमें प्रोवाइड करवाना। तो बैंक 2 तरीके के काम करता है। अब बात करते हैं क्रेडिट क्रिएशन बाई कमर्शियल बैंक्स, यानी कि वाणिज्य बैंकों द्वारा साख सृजन करना। समझो साख सृजन क्या होती है। देखो थोड़ा सा मैं इसको समझाऊं। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे व्यक्ति है ए, बी, सी, डी, ई। ए ने बी को कितने रुपए दिए, 500 रुपए दिए, ठीक है। बी ने बदले में इसको कोई सामान वगैरह दे दिया। बी के पास 500 रुपए आ गए। बी ने आगे सी से अपने पास 100 रुपए रख लिए और सी से 400 रुपए का क्या कर लिया, सामान खरीद लिया। ठीक है, सी ने अपने पास 100 रुपए रख लिए, डी से आगे 300 में सामान खरीद लिया। डी ने अपने पास 100 रुपए रख लिया, आगे ई से 200 का सामान खरीद लिया। देखो नोट, यानी कि पैसा तो वही है 500, लेकिन यहाँ पे 300, यहाँ पे 500 का काम हुआ, यहाँ पे 400 का, यहाँ पे 300 का, यहाँ पे 200 का, यानी कि है एक 500 रुपए, लेकिन 500, 400, 900, 300, 1200 प्लस लगभग 1400 रुपए का काम हो गया। इसको बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। यानी कि बैंक में भी ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति बैंक में पैसा जमा करवाता है, बैंक उसका एक सर्टेन परसेंटेज अपने पास रखता है, बाकी अमाउंट को आगे उधार दे देता है। उधार यानी कि लोन के तौर पे देता है, उसके बाद वह घूम फिर के वापस बैंक में डिपॉजिट होती है, फिर आगे उसको और लोन के तौर पे दिया जाता है। इस तरीके से ये चक्कर चलता रहता है, तो इसको बोलते हैं क्रेडिट का क्रिएशन होना। इससे और एडिशनल मनी या एडिशनल जो क्रेडिट है वो इकोनॉमी में जनरेट होती है, जिसे क्रेडिट क्रिएशन कहा जाता है। समझते हैं इसको। Credit creation is the process through which banks create additional money by lending a part of deposits while keeping a fraction as reserve। यानी कि साख सृजन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बैंक जमा का एक भाग रिजर्व के रूप में रखकर शेष राशि को ऋण देकर अतिरिक्त मुद्रा का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। Credit creation refers to the process by which commercial banks create additional purchasing power in the economy by lending a part of the deposits they receive from the public। यानी कि अदर शब्दों में हम बात करें डिटेल में, तो साख सृजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वाणिज्यिक बैंक जनता से प्राप्त जमाओं का केवल एक छोटा भाग अपने पास रिजर्व के रूप में रखते हैं और बाकी जो अमाउंट बचती है उसे ऋण के रूप में देकर अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्रय शक्ति या मुद्रा का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैंक में 1,00,000 रुपए जमा होते हैं तो उसका मान लो 20% बैंक अपने पास रख लेता है, 80,000 को वापस उधार दे देता है। तो 1,00,000 का काम तो यहाँ पे हो गया, 80,000 का ये हो गया। फिर 80,000 घूम फिर के वापस जमा होते हैं, तो जमा होते हैं तो उसके बाद
उसका एक परसेंटेज वापस बैंक अपने पास रख लेती है और एडिशनल अमाउंट को, यानी कि जो बची जाती है रेस्ट अमाउंट, उसको फिर क्या दे देती है, उधार दे देती है। तो इस तरीके से बैंक क्या करता है, क्रेडिट क्रिएट करता है, या यूँ कहे एक एडिशनल परचेजिंग पावर क्या करता है, इकोनॉमी में जनरेट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। Banks do not keep all deposits in cash. Instead, they keep only a small portion as reserve and lend the rest. यानी कि बैंक पूरी राशि अपने पास नहीं रखता, थोड़ा सा अपने पास रखता है और उसके बाद जो बाकी बचता है उसको क्या कर देता है, उधार देने का काम करता है। दिस लेंडिंग लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू डिपॉजिट्स एंड हैंस न्यू मनी इन द इकोनॉमी। और यह ऋण आगे चलकर पुनः जमा बन जाता है, यानी कि रीडिपॉजिट हो जाता है और इस प्रकार नई मुद्रा का या नई शाखा का इकोनॉमी में क्या होता है, सृजन होता है। प्रोसेस क्या है इसकी, बैंक्स रिसीव डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, यानी बैंक सबसे पहले जनता से पैसा स्वीकार करते हैं, जमा में लेते हैं। दे कीप ए स्मॉल पोर्शन एज रिजर्व, है वो एक छोटा भाग अपने पास रिजर्व के तौर पे रखते हैं, जो कि सीआरआर और एसएलआर के तौर पे होता है। सीआरआर बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये आप फोर्थ यूनिट में पढ़ने वाले हो, हम आगे इसकी डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है जो बचता है, रिमेनिंग अमाउंट इज गिवन एज लोन, और जो फिर जो बचता है पीछे राशि उसको ऋण के रूप में आगे दे देते हैं। लोन्स आर रीडिपोजिटेड इन बैंक्स, और फिर वो जो लोन है वो वापस बैंकों में ही जमा होता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस एंड मल्टीपल क्रेडिट्स, यानी कि ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है और शाखा विस्तार होता रहता है, यानी अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप उस पैसे को कहीं तिजोरी में बंद नहीं कर देते तब तक उसे क्रेडिट क्रिएट होता रहता है, क्योंकि वो घूम फिर के बैंकों में जमा होता रहता है। जब तक आप इसको तिजोरी में रबर बैंड लगा के रख देते हो नोटों को, या चीनी के डब्बे में रख देते हो, कहीं भी जब हम पैसा होल्ड करते हैं बैंकों के अलावा, तो वहाँ पे आपका पैसा क्या होता है, फिजिकली तौर पे फंस जाता है, तब तक ये क्रेडिट क्रिएट होता रहता है। लिमिटेशन क्या है क्रेडिट क्रिएशन की, यानी कि सीमाएँ क्या हैं? कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि नकद आरक्षित अनुपात जो होता है, यानी कि बैंक तो क्या चाहता है कि ₹100 जमा होते हैं तो 100 का 100 उधार दे दे बैंक तो, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल होते हैं वो बैंक को ऐसा करने से मना करते हैं और अपने पास एक आरबीआई के पास एक पर्टिकुलर रिजर्व रखवाते हैं और खुद बैंकों के पास एज ए एसएलआर कुछ अमाउंट रखनी होती है। ये लिमिटेशन है जो कि उसके क्रेडिट क्रिएट करने में क्या करते हैं, बाउंड करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ बोरोवर्स, यानी उधार लेने वालों की उपलब्धता होनी चाहिए, यानी कि अगर बैंक में पैसे जमा कराने वाले हैं, उधार लेने वाले नहीं हैं, तो डेफिनेटली क्रेडिट क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि बैंकों के पास पैसा जमा हो जाएगा। कोई उधार लेना नहीं चाहेगा तो बैंकों के पास यहाँ पे ढेर लग जाएगा, जैसे कब हुआ था, नोटबंदी में हुआ था। नोटबंदी में बैंकों के पास बहुत ज़्यादा पैसा जमा हो गया था, क्योंकि नोटबंदी से पहले लोगों की बैंकिंग हैबिट थोड़ी कम हुआ करती थी। तो नोटबंदी में जब एक्स्ट्रा अमाउंट जमा हुई बैंकों के पास, तो बैंकों ने इंटरेस्ट रेट भी क्या कर दी, कम कर दी थी, और वह एक्स्ट्रा अमाउंट आरबीआई के पास भी रखवाना उन्होंने ठीक समझा। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें लिमिट क्रिएट करती है। इकोनॉमिक कंडीशंस, यानी कि आर्थिक परिस्थितियाँ कैसी है इकोनॉमी की, वो भी डिपेंड करता है क्रेडिट क्रिएशन में। तो ये सारी क्रेडिट क्रिएशन की क्या है, लिमिटेशंस है। अब बात करते हैं सोशल बैंकिंग की। क्या होता है सामाजिक बैंकिंग? Social banking refers to a system where banks work for social objectives like reducing poverty, inequality and promoting development of weaker section। यानी कि सामाजिक बैंकिंग वह प्रणाली है जिसमें बैंक सामाजिक उद्देश्यों जैसे गरीबी और असमानता आदि को कम करने तथा कमजोर वर्ग के विकास के लिए काम करता है। यानी कि जब बैंक एक तरीके से ये कहे सोशल वेलफेयर वाले काम करे, और जो सोसाइटी में या फिर हमारे समाज में जो गरीबी और बेरोजगारी या अनइक्वलिटी या डिस्पेरिटी जो होती है उसको रिमूव करने के लिए काम करता है बैंक, तो उसे सोशल बैंकिंग कहा करते हैं। Social banking refers to a banking system in which banks operate not only for profit but also for achieving social objectives such as reducing poverty, promoting equality and supporting weaker sections of society। यानी कि सामाजिक बैंकिंग से आज से ऐसी बैंकिंग प्रणाली से है जिसमें बैंक केवल लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि सामाजिक उद्देश्यों जैसे गरीबी को कम करना, समानता को बढ़ावा देना और कमजोर वर्गों का विकास करना भी क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं, इसमें योगदान देते हैं। It focuses on inclusive growth by directing financial resources to priority sector like एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड रूरल डेवलपमेंट। यानी कि यह समावेशी विकास पे जोर देती है। ये व्यवस्था समावेशी विकास का मतलब होता है, या यूँ कहे फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि समाज के हर तबके को इसमें जोड़ लेना, बैंकिंग से या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज से क्या कर लेना, इंक्लूड कर लेना, उसे समावेशी विकास कहते हैं। और
कृषि, लघु उद्योग और ग्रामीण विकास जैसे जो प्राथमिक क्षेत्र है, उनको भी वित्तीय सहायता यहाँ से क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। फीचर्स ऑफ सोशल बैंकिंग यानी कि सामाजिक बैंकिंग की क्या विशेषताएं हैं? पहला ही है फोकस ऑन वीकर सेक्शन यानी कि जो कमजोर वर्ग है उन पे ध्यान दिया जाता है। क्रेडिट इज प्रोवाइडेड टू फार्मर्स, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स एंड पुअर पीपल यानी कि किसान, छोटे उद्यमियों और गरीब लोगों को ऋण दिया जाता है। रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास पे इसमें फोकस किया जाता है। एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज इन रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज यानी कि जो बैंक है वो ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में भी बैंकिंग शाखाएं वहाँ पे खोलते हैं, वहाँ पे बैंकिंग सुविधाओं का क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। पीएसएल यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, डायरेक्टेड क्रेडिट टू इम्पोर्टेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को लक्षित ऋण दिया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर को देना, एमएसएमई को देना, और जो छोटे किसान हैं या यूँ कहें जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको प्राथमिकता के साथ क्या दिया जाता है, लोन दिया जाता है। यानी कि अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहें कि 20% पीएसएल डिसाइडेड है, तो बैंक जो भी ₹100 दे रही है, ₹100 में से ₹20 उन्हें अनिवार्यतः इन सारे सेक्शंस को या इन सारे सेक्टर को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसे कहते हैं पीएसएल। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी यानी असमानता में कमी लाना। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटीज यानी आय और संपत्ति की जो असमानताएं हैं उसको कम करने में सोशल बैंकिंग क्या करता है, मदद करता है। तो ये सोशल बैंकिंग की क्या है, विशेषताएं हैं। अब बात करते हैं मास बैंकिंग यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ मास बैंकिंग क्या है, यानी जन बैंकिंग की अवधारणा क्या है। जन बैंकिंग का मतलब होता है जब समाज का हर व्यक्ति किसी से जुड़ जाए, बैंक से जुड़ जाए, यानी कि हर व्यक्ति का बैंक में अकाउंट हो, बैंकिंग उसमें हैबिट हो और बैंक के साथ वह ट्रांजैक्शन करता हो, तो उसे मास बैंकिंग कहते हैं। जैसे 2014 में फाइनेंशियल इंक्लूजन एक अलग लेवल पे आया और जब भारत सरकार ने जन धन खाते खुलवाकर हर एक व्यक्ति को किससे जोड़ा, बैंक से जोड़ा, तो ये एक मास बैंकिंग का क्या है, एग्जाम्पल है। Mass banking refers to providing banking services to a large number of people, especially common citizens, ensuring financial inclusion। यानी कि जन बैंकिंग का अर्थ है बड़ी संख्या में लोगों, विशेषकर आम नागरिकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, जिससे वित्तीय समावेशन क्या हो सके, सुनिश्चित हो सके। वित्तीय समावेशन का मतलब वही है कि हर एक व्यक्ति को, हर एक सेक्टर को वित्तीय सुविधाओं में यानी कि फाइनेंशियल फैसिलिटीज में क्या कर लेना, इंक्लूड कर लेना। डिटेल में देखें तो मास बैंकिंग रेफर्स टू ए बैंकिंग सिस्टम दैट एम्स टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, especially for the common masses including low income groups, rural population and weaker section of society। यानी कि जन बैंकिंग से आज से ऐसी बैंकिंग प्रणाली से है जिसका उद्देश्य बड़ी संख्या में लोगों, विशेषकर आम जनता, निम्न आय वर्ग के लोग, ग्रामीण जनसंख्या और कमजोर वर्गों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना है। The main objective is to ensure that every individual has access to basic banking facilities such as saving accounts, loans, payments and financial services। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति का वो बचत खाता या ऋण या भुगतान या अन्य वित्तीय सेवाओं तक क्या हो सके, पहुंच प्राप्त हो सके। यानी कि समाज के हर व्यक्ति को बैंकिंग सुविधाओं की क्या होना, पहुंच होना, उसे बोलते हैं जन जन का बैंकिंग या मास बैंकिंग यानी कि आम आदमी का बैंकिंग। फीचर्स क्या है मास बैंकिंग की, विशेषताएं देख लेते हैं। वाइड कवरेज यानी कि इसकी व्यापक पहुंच होती है। बैंकिंग सर्विसेज आर अवेलेबल टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी यानी कि जो बैंकिंग सेवाएं हैं वो समाज के सभी वर्गों तक क्या होती है, पहुंचती है या उसकी समाज के हर व्यक्ति तक पहुंच होती है। ब्रांच एक्सपेंशन यानी कि शाखाओं का इसमें विस्तार होता है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेज अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरियाज, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की शाखाओं की क्या होती है, वृद्धि होती है। क्योंकि सभी को इन्वॉल्व करना है तो डेफिनेट सी बात है बैंकिंग शाखाओं में क्या करनी पड़ेगी, एक्सपेंशन करना पड़ेगा। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक का उपयोग, डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या ऑनलाइन सर्विसेज, एटीएम्स, कार्ड वगैरह सब कुछ इसमें क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेशन, इंक्लूजन ऑफ पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड पीपल इनटू बैंकिंग सिस्टम यानी कि गरीब और वंचित वर्गों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना क्या कहा जाता है, वित्तीय समावेशन कहा जाता है। और जब जन जन का बैंक होगा या यूँ कहे जन जन का बैंक होना है तो वित्तीय समावेशन या फाइनेंशियल इंक्लूजन प्राथमिकता बन जाती है। तो ये इसकी क्या है, विशेषता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि हमारी जो बैंकिंग वाली प्लेलिस्ट है उसमें एक क्लास अपलोड है, इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। इस क्लास को आपको देखना है,
इस क्लास को आप देखते हो तो आपका जो बैंकिंग का इंट्रोडक्शन है, क्या होता है बैंक, किस तरीके से इंडिया में बैंकिंग की शुरुआत हुई थी, वो सारी चीज़ आप इस वीडियो से क्या कर लोगे, क्लियर कर लोगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और लास्ट में एंड स्क्रीन पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा और साथ ही ऊपर आई कार्ड या आई बटन में इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। बाकी बैंकिंग प्लेलिस्ट में आप जाकर इस क्लास को देख सकते हो। ये आपके लिए बहुत यहाँ पे हेल्प का काम करेगी क्योंकि आपका बेस तैयार हो जाएगा और एग्ज़ाम में लिखने के लिए आपके पास बहुत सारा मैटर होगा। अब बात करते हैं हम यूनिट सेकंड की, जो कि फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म से रिलेटेड है। तो चलिए हम बात करते हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की, यानी कि जो वित्तीय क्षेत्र है उसमें जो सुधार हुए थे। सुधार का मतलब है जो बैंकिंग सेक्टर है, जो इंश्योरेंस सेक्टर है, जो फाइनेंस सेक्टर है, उसमें एक नई तरीके से जो नीतियाँ हैं उनको लागू करना और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देते हुए इकोनॉमी को ग्रोथ करना। उन सबको वित्तीय सुधारों के नाम से जाना गया। जैसे 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म में क्या हुआ, जो हमारी इकोनॉमी है उसकी आइडियोलॉजी को चेंज किया गया और हम एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़े और हमारी इकोनॉमी को हमने वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ अटैच किया। तो उन्हीं जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है उसी में एक रिफॉर्म हम ये कह सकते हैं जो फाइनेंस के रिगार्डिंग हुआ, उसे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। Financial sector reforms in India began in 1991 after a severe economic crisis। यानी कि जो भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधार है वो 1991 के जो आर्थिक संकट है उसके बाद से शुरू हुए थे। यानी कि जब हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को फ्रेम आउट किया था उसी के साथ ही यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स स्टार्ट हुए। Before reforms, the financial system was highly regulated, inefficient, and dominated by public sector banks with poor performance। और हम सुधारों से पहले की बात करें, यानी कि 1991 से पहले की बात करें, तो जो वित्तीय प्रणाली है वो अत्यधिक नियंत्रित थी, असक्षम थी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ही प्रभुत्व में थी, जिसका प्रदर्शन या जिसकी परफॉर्मेंस है वो भी क्या थी, कमजोर थी। क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। क्या कारण थे और क्यों हमें सुधार की ज़रूरत पड़ी, उसको हम समझते हैं। नीड फॉर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, यानी कि वित्तीय क्षेत्र सुधार की आवश्यकता। सबसे पहला है लो एफिशिएंसी ऑफ बैंक्स, यानी कि जो बैंक है उनकी जो क्षमता थी वह क्या थी, कम थी। क्योंकि किसी तरीके का कॉम्पिटिशन नहीं था, केवल पब्लिक सेक्टर के बैंकों का बोलबाला था। तो एक सेक्टर विशेष के होने की वजह से, या यूँ कहें गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल होने की वजह से, बैंकों की जो एफिशिएंसी है वो क्या थी, कम थी। Banks were working under strict government control, leading to inefficiency, delays in decision making, and poor customer service in the banking system। यानी कि जो बैंक है वो अत्यधिक सरकारी नियंत्रण में कार्य कर रहे थे, जिससे निर्णय लेने में देरी होती थी, अक्षमता होती थी और खराब ग्राहक सेवाएं जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही थी। इसलिए हमें फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म की नीड पड़ी। हाई लेवल ऑफ एनपीए, यानी एनपीए का जो स्तर है वो उच्च हुआ करता था, या बहुत ज़्यादा एनपीए हो गया था। एनपीए क्या होता है दोस्तों? एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। यानी कि इसको सीधा सा मतलब ये समझो कि जब बैंक लोन प्रोवाइड करवाती है कस्टमर को और कस्टमर लोन नहीं पे करता है, यानी कि एक पर्टिकुलर डेज होते हैं, 90 डेज तक कस्टमर उसकी ईएमआई कहे या इंस्टॉलमेंट कहे या उसका रीपेमेंट कहे, जब वह नहीं करता है तो बैंक उसे एनपीए में कंसिडर करती है। तो एनपीए का मतलब है कि जो लोन बैंक ने प्रोवाइड किया उसका रीपेमेंट नहीं हो रहा, उसे एनपीए कहते हैं। तो उस समय एनपीए का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बैंकों पे बढ़ गया था। Banks had large amounts of bad loans which reduced their profitability and weakened their financial position significantly over time। यानी कि जब बैंकों में जो एनपीए है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो उनसे उनकी लाभप्रदता तो कम हुई, साथ ही में जो वित्तीय स्थिति है बैंकों की वह भी क्या होने लगी, धीरे-धीरे कमज़ोर होती गई। लैक ऑफ कंपटीशन, यानी कि प्रतिस्पर्धा का अभाव। देखो हमेशा अच्छी चीज़ कहाँ मिलेगी आपको, या फिर इनोवेटिव या एफिशिएंट चीज़ें कहाँ मिलेगी, जब जहाँ पे क्या होगी, प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा और होड़ रहेगी सर्वाइव की, तो वहाँ पे डेफिनेटली कुछ नया होगा। लेकिन 1919 पहले से बात करें तो बैंक सिर्फ पब्लिक सेक्टर के बैंकों का ज़्यादा डोमिनेशन था, तो कंपटीशन था ही नहीं। तो कंपटीशन नहीं था तो इनोवेशन, एफिशिएंसी की बातें ही कोई नहीं कर रहा था। तो ये भी एक कारण था कि हमें फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स करने पड़े। पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस, लिमिटेड कंपटीशन, इनोवेशन एंड एफिशिएंसी रिजल्टिंग इन पुअर क्वालिटी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज फॉर कस्टमर्स। यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के प्रभुत्व के कारण जो प्रतिस्पर्धा है, नवाचार है और जो दक्षता है वो सीमित थी,
जिससे बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता कमज़ोर थी या यूँ कहें प्रभावित हो रही थी। इनसिफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी संसाधन थे उनका जो आवंटन था वह कुशलता पूर्वक नहीं किया गया था। क्रेडिट वाज नॉट गिवन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एफिशिएंसी बट ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल कंसिडरेशन। यानी कि जो ऋण वितरण करने का जो ढांचा था बैंकों का कि किस किस को किस किस तरीके से दिया जाए, वो इतना ज़्यादा दक्ष नहीं था, बल्कि उसमें सरकारी नीतियों की वजह से और पॉलिटिकल एंगल या राजनीतिक प्रभाव की वजह से उसमें कई तरीके का हस्तक्षेप हुआ करता था। तो जो रिसोर्सेज है उनका भी इकोनॉमी में प्रॉपर एलोकेशन नहीं हो रहा था। फिर आती है बात लैक ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण और उदारीकरण नहीं होने की वजह से भी अ, जो बैंकिंग सेक्टर है वह प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा था। यानी द इंटीग्रेशन विद ग्लोबल मार्केट्स रिक्वायर्ड ए स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एंड एफिशिएंट फाइनेंशियल सिस्टम टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ट्रेड। यानी कि क्योंकि हमने 1991 में एलपीजी को अपना लिया था, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ अटैच हो गई। तो अब हमें ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन भी मिल रहा था। तो उस कंपटीशन से जूझने के लिए या यूँ कहें उस कंपटीशन को जीतने के लिए हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म करने पड़े। वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ने के लिए एक मजबूत प्रतिस्पर्धी और कुशल वित्तीय प्रणाली की भी आवश्यकता थी। यानी कि जब हमने एलपीजी को फॉलो किया तो हमें ये ज़रूरत थी कि अब हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए, ताकि हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है वो एफिशिएंट हो सके और इंटरनेशनल लेवल पे भी कॉम्पिटिबल हो सके। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की, यानी कि वित्तीय क्षेत्र में के सुधार के क्या उद्देश्य थे। पहला ही है इम्प्रूव इफिशिएंसी, यानी कि जो बैंकिंग क्षेत्र है की दक्षता में सुधार लाना। To make banks more productive, competitive, and customer oriented by reducing unnecessary controls and improving operational performance, यानी कि जो बैंकों को अधिक उत्पादक बनाना, प्रतिस्पर्धी बनाना और ग्राहक केंद्रित बनाने के लिए अनावश्यक जो कंट्रोल था वह कम करना और उनकी कार्यप्रणाली में सुधार करना, इस उद्देश्य से हमने फाइनेंशियल रिफॉर्म्स किए। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव था स्ट्रेंथन फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि जो हमारी वित्तीय प्रणाली है उसको मजबूत बनाना हमारा उद्देश्य था। टू इम्प्रूव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय स्ट्रेंथनिंग कैपिटल बेस, रिड्यूसिंग रिस्क्स एंड एंश्योरिंग बेटर मैनेजमेंट ऑफ बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो पूंजी आधार है बैंकों का उसको मजबूत करना, ताकि जोखिम कम हो सके और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करके वित्तीय प्रणाली को क्या बनाना, स्टेबल बनाना। यानी कि बैंकों का फेल नहीं हो पाए बैंक, और बैंकों के पास जो उनकी जो कैपिटल है वो प्रॉपर वह क्या करे, मजबूती के साथ उसको वह मेंटेन करे, ताकि कई तरीके की जो लॉस है, जो रिस्क है वह क्या हो सके, कम हो सके। तो इन सब बातों के लिए हमें फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए फाइनेंशियल रिफॉर्म्स करने पड़े। नेक्स्ट है प्रमोट कंपटीशन, यानी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। यानी कि अगर इस मार्केट में, यानी कि बैंकिंग सेक्टर में यदि कंपटीशन नहीं होगा तो जो बाकी जो एग्जिस्टिंग करने वाले जो बैंक है वह ढीले पड़ जाएँगे, या यूँ कहें वह अपने काम सही ढंग से नहीं करेंगे। कोई इनोवेशन नहीं है, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, तो कॉम्पिटिशन बढ़ाए। कॉम्पिटिशन कैसे बढ़ेगा? जब मार्केट में प्राइवेट सेक्टर फिर से आएगा। टू अलाउ एंट्री ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स, इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी, एफिशिएंसी एंड इनोवेशन इन बैंकिंग सर्विसेज। यानी कि बाजार में निजी और विदेशी बैंकों को अनुमति देना, ताकि उससे प्रतिस्पर्धा बढ़े, और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता, दक्षता और नवाचार में भी बढ़ावा होगा। तो ये भी हमारा फाइनेंस सेक्टर में रिफॉर्म करने का एक उद्देश्य रहा है। इसके अलावा है फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि वित्तीय समावेशन। मैं स्टार्टिंग से ही कह रहा हूँ, वित्तीय समावेशन का मतलब होता है समाज के हर तबके को फाइनेंशियल इसमें एक्टिविटीज़ में क्या कर लेना, इन्वॉल्व कर लेना। टू एंश्योर बैंकिंग सर्विसेज रीच ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी स्पेशली रूरल, पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, यानी कि बैंकिंग सेवाओं को समाज के सभी वर्गों, विशेषकर ग्रामीण और गरीब वर्गों तक पहुंचाना, ये भी हमारा एक क्या रहा है, उद्देश्य रहा है। फिर है मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी, यानी आधुनिकीकरण और तकनीक को अपनाना। क्योंकि अब अगर हमें हमारे बैंक को एफिशिएंट बनाना है, उस फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत बनाना है, तो जो टेक्नोलॉजी है, और उस टाइम टेक्नोलॉजी कौन-सी थी? सिंपल सी बात है, कंप्यूटर। क्या था? कंप्यूटर। क्योंकि हम 90 के डिकेड की बात कर रहे हैं, 90 डिकेड की बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर बहुत बैंकिंग ऐसा सेक्टर है जहाँ पर कंप्यूटर का सबसे पहले और सबसे ज़्यादा यूटिलाइज़ेशन होना स्टार्ट हुआ था। To introduce modern technology like digital banking, improving speed, transparency and convenience in financial transaction, यानी कि डिजिटल बैंकिंग जैसी आधुनिक तकनीक को अपनाकर
लेन-देन को तेज़ करना, पारदर्शी करना और सुविधाजनक बनाना भी हमारा फाइनेंस सेक्टर रिफ़ॉर्म का क्या था, एक उद्देश्य था। अब हम बात करते हैं बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट की, दैट इज़ नरसिम्हन कमिटीज़, यानी कि जो नरसिम्हन है, उनकी समितियाँ। मैंने यहाँ पे समितियाँ नाम लिखा है क्योंकि नरसिम्हन 2 समितियाँ, समिति फर्स्ट और नरसिम्हन समिति सेकंड, 2 समितियाँ आपकी बनी थी। नरसिम्हन जी को समझते हैं कौन है? तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे, मेदावलु यानी कि एम नरसिम्हन वाज द 13th गवर्नर ऑफ द आरबीआई फ्रॉम 2 मई 1977 टू 30 नवंबर 1977, यानी कि जो एम नरसिम्हन साहब है वो आरबीआई के 13वें गवर्नर थे, जो कि 2 मई 1977 से लेके 30 नवंबर 1977 तक जिनका कार्यकाल रहा है। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। भारत में बैंकिंग सेक्टर के जनक किसे कहा जाता है? एम नरसिम्हन साहब को कहा जाता है। यानी कि आज आप जो बैंकिंग सेक्टर देख रहे हो, तो ये नरसिम्हन जो कमेटियाँ बनी और उनकी जो रिकमेंडेशन थी, उनके रिकमेंडेशन को फॉलो करने का ही क्या है, रिजल्ट है। समझते हैं एक-एक को। नरसिम्हन जो समिति है वो 2 फेज़ में बनी है। एक समिति बनी थी 1991 में और एक 1998 में बनी थी। दोनों को ही समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नरसिम्हन कमेटी 1991, यानी कि नरसिम्हन समिति फर्स्ट की। नरसिम्हन समिति नरसिम्हन कमिटी कमिटी फर्स्ट है, ये आई नहीं है। फर्स्ट वाज सेट अप इन 1991 टू रिकमेंडेड रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। फर्स्ट नरसिम्हन समिति का गठन 1991 में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार सुझाने के लिए किया गया था, ताकि दक्षता, लाभप्रदता और स्थिरता बढ़ाई जा सके। थोड़ा डिटेल में समझते हैं। द नरसिम्हन कमिटी, जिस कमेटी का नाम था कमिटी ऑन द फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि CFS, वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर फॉर्मर आरबीआई गवर्नर एम नरसिम्हन ऑन 14 अगस्त 1991 बाय द देन फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह टू लुक इनटू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया। यानी कि जो नरसिम्हन समिति फर्स्ट है, जिसका नाम था वित्तीय प्रणाली समिति, का गठन पूर्व आरबीआई गवर्नर एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में 14 अगस्त 1991 को तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा, वही मनमोहन सिंह जो बाद में भारत के पीएम भी रहे, मनमोहन सिंह द्वारा भारत की वित्तीय प्रणाली के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए किया गया था। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि नरसिम्हन फर्स्ट कमेटी की स्थापना या एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 14 अगस्त 1991 को हुआ था। किसके द्वारा? वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा। द नरसिम्हन कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन नवंबर 1991, और नरसिम्हन समिति ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1991 में पेश करी। अब रिपोर्ट पेश करी तो उसमें कुछ रिकमेंडेशन थी, कुछ सिफारिशें थी कि आपको अब इन चीज़ों को हमने रिव्यू किया है और आपको इसको दूर करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए, यानी कि हमारी रिकमेंडेशन है। तो मेजर रिकमेंडेशन की बात करते हैं और जनरली नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन को स्वीकार किया गया था। पहला ही है रिडक्शन इन सीआरआर एंड एसएलआर, यानी कि सीआरआर और एसएलआर को क्या करना? रिड्यूस करना। समझते हैं पहले सीआरआर और एसएलआर क्या होता है। देखो इसको यूँ समझो कि ये कमर्शियल बैंक्स है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैंक, यानी कि कमर्शियल बैंक्स हैं और यहाँ पे लोग हैं जो कि कस्टमर है बैंक के, और यहाँ पे आरबीआई है। यहाँ पे क्या है? आरबीआई है। ये रहा आरबीआई। ठीक है। हमने यानी कि कस्टमर ने बैंक में क्या किया? पैसा डिपॉज़िट करवाया। तो बैंक में जो पैसा डिपॉज़िट होता है उसका एक सर्टेन अमाउंट बैंकों को किसके पास रखना होता है? आरबीआई के पास रखना होता है, वो भी कैश में रखना होता है। इसे क्या कहते हैं? सीआरआर, कैश रिज़र्व रेशियो। ठीक है। फिर एक, यानी कि एक अमाउंट तो इस डिपॉज़िशन का कहाँ रखा जाता है? आरबीआई में, उसको बोलते हैं सीआरआर, और एक अमाउंट बैंकों को अपने पास रखना होता है, जिसे क्या बोलते हैं? एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात। कैश रिजर्व रेशियो हमेशा कैश में ही मेंटेन किया जाता है और एसएलआर को कैश में, गोल्ड में और फॉरेन सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या किया जाता है? मेंटेन किया जाता है। अब अब जितना ज़्यादा परसेंटेज होगा सीआरआर का और एसएलआर का, उतना ही अमाउंट आरबीआई में ज़्यादा रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, बैंकों के पास 1 लाख रुपए जमा होते हैं और ये था कि जैसे मान लो 15% सीआरआर कहाँ रखना होगा? आरबीआई में रखना होगा और 40% एसएलआर अपने पास रखना होगा। तो 1 लाख का 40% यानी कि 40,000 बैंकों को अपने पास रखना पड़ेगा और इसका 15,000 आरबीआई के पास। तो 40 और 15 कितने हो गए? 55 हो गए। बचे कितने पीछे? 45। अब बैंक जो उधार दे सकता है वो कितने दे पाएगा? 45 ही दे पाएगा।
तो ये सबसे पहले बात कही थी नरसिम्हन कमेटी ने अपनी कि ये जो सीआरआर और एसएलआर का जो परसेंटेज है यानी कि जो रेशियो है उसे क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए क्योंकि यदि कम होगा तो बैंक जैसे अभी अब इस एग्ज़ाम्पल से ₹45 बैंक क्या दे रहा था, उधार दे पा रहा था। यदि ये कम हो जाएगा तो बैंक ₹60 या ₹70 क्या दे पाएगा, उधार दे पाएगा जिससे मार्केट में ज़्यादा क्रेडिट का क्या होगा, क्रिएशन होगा और जब ज़्यादा क्रेडिट का क्रिएशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ उससे क्या होगी कंडक्ट होगी या फिर उससे कंप्लीट होगी। तो पहली रिडक्शन यही थी कि सीआरआर और एसएलआर में क्या की जाए, कमी की जाए। टू इंक्रीज़ दी लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक्स एंड रिड्यूस अननेसेसरी रिज़र्व बर्डन यानी कि बैंकों की ऋण देने की क्षमता बढ़ाने और अनावश्यक रिज़र्व का भार कम करने के लिए टीआरआर और एसएलआर को घटाने की क्या की गई सिफारिश की गई। तो उस टाइम जो एसएलआर था वो तकरीबन 38% यानी 38% से भी ज़्यादा 38% से भी ज़्यादा था, जिसको रिड्यूस करके नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट ने रिकमेंड किया था कि इसको 25% पे लाया जाए। वहीं जो सीआरआर था वह 15% हुआ करता था और उसके लिए कहा गया कि इसको धीरे-धीरे रिड्यूस करते हुए 3 से 5% के बीच में क्या करना चाहिए, लाना चाहिए। तो ये पहली रिकमेंडेशन थी जिसको माना भी गया। फिर है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स यानी कि सावधानीपूर्ण जो मानदंड है वह क्या किया जाए, डिजाइन किए जाए टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन थ्रू प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड इनकम रिकॉग्निशन। परिसंपत्तियों की वर्गीकरण और आय की सही पहचान द्वारा पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, प्रूडेंशियल नॉर्म्स अप्लाई किए जाए। फिर है कैपिटल एडुकेशन नॉर्म्स यानी पूंजी पर्याप्तता मापदंड यानी कि ये जो कैपिटल एडुकेशन नॉर्म्स है ये 1988 में बासेल कमेटी के रिकमेंडेशन पे या यूं कहे बासेल कमेटी के साथ ये हुआ, इन्हें बासेल नॉर्म्स भी कहते हैं। तो इनको क्या किया जाए, प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए टू एंश्योर बैंक्स मेंटेन एडुकेट कैपिटल टू एब्जॉर्ब लॉसेज एंड रिड्यूस फाइनेंशियल रिस्क यानी कि बैंकों को पर्याप्त पूंजी बनाए रखने के लिए रखनी चाहिए ताकि वे जोखिम और हानि का क्या कर सके, सामना कर सके। इसके लिए जो जो कैपिटल एडुकेशन नॉर्म्स है इसको क्या किया जाए, फॉलो प्रॉपर किया जाए। फिर है एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स यानी कि नरसिम्हन कमेटी कहती है कि जो निजी बैंक है उनका भी क्या होना चाहिए, इस सेक्टर में प्रवेश होना चाहिए ताकि क्या हो सके, टू इंक्रीज कंपटीशन एंड इम्प्रूव इफिशिएंसी इन द बैंकिंग सिस्टम। क्योंकि यदि प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, निजी बैंक भी मार्केट में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है जो एक्जिस्टिंग बैंक है उनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उनमें दक्षता सुधार करने के लिए निजी बैंकों को क्या दी जाए, अनुमति दी जाए। या जैसे मान लो इसको ये समझो कि जैसे प्राइवेट स्कूल है और गवर्नमेंट स्कूल है, तो गवर्नमेंट स्कूल ही होगी केवल, प्राइवेट होगी नहीं। तो गवर्नमेंट तो अपने डर्रे से चलेगी, पढ़ाएँगे तो पढ़ाएँगे, नहीं पढ़ाएँगे तो नहीं पढ़ाएँगे, सैलरी आ रही है। तो वहीं अगर प्राइवेट सेक्टर उसमें आएगा तो ऑब्वियस ही है गवर्नमेंट वालों पे भी प्रेशर आएगा, ज़ोर आएगा, उन्हें उस सिस्टम में सर्वाइव करना होगा। सर्वाइव करना होगा तो उन्हें भी अपनी एफिशिएंसी को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। बस यही है कि प्राइवेट सेक्टर का एंट्री दी जाए और उसी के बाद से ही आईसीआईसी का बैंक आता है, एचडीएफसी का बैंक आता है, एक्सिस का आता है। ऐसे बड़े-बड़े जो ब्रांड है, जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है वो उसमें एंट्री लेते हैं। तो ये रिकमेंडेशन भी मानी गई थी। ऑटोनॉमी टू बैंक्स यानी कि बैंक को स्वायत्तता टू रिड्यूस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एंड अलाउ बैंक्स टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन यानी कि सरकारी हस्तक्षेप को कम करके बैंकों को स्वतंत्र निर्णय लेने की क्या दी जाए, अनुमति दी जाए ताकि बैंक इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके और जल्दी डिसीजन ले सके ताकि उनकी परफॉर्मेंस क्या हो, सुधर सके। तो ये रिकमेंडेशन भी दी गई थी। अब हम बात करते हैं सेकंड नरसिम्हन कमेटी को जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1998 में। Narasimhan Committee was set up, second was set up in 1998 to further strengthen the banking system and address issues that remained आफ्टर इनिशियल रिफॉर्म्स यानी कि नरसिम्हन समिति सेकंड का जो गठन है वो 1998 में किया गया ताकि बैंकिंग प्रणाली को और मजबूत किया जा सके और पहले जो सुधार किए थे यानी कि 1991 में जो सुधार हुए थे उन सुधारों में कोई कमी रह गई तो उसको क्या किया जा सके, दूर किया जा सके। तो उसके लिए दोबारा 1998 में फिर से नरसिम्हन कमेटी क्या होती है, बनती है। The Narasimhan Committee second was tasked with the progress review of the implementation of the banking reforms since 1992 with the aim of further strengthening the financial institution of India। यानी कि जो नरसिम्हन समिति सेकंड है 1992 के बाद से जो लागू बैंकिंग जो हमने बैंकिंग सुधारों को लागू किया है उनकी प्रगति का क्या करना, समीक्षा करना, रिव्यू करना कि हमने 1992 में जो चेंज किए थे या रिफॉर्म किए थे उनकी क्या रिव्यू है उसको समीक्षा करने हेतु इसका एस्टेब्लिशमेंट किया तथा
भारत की वित्तीय संस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से क्या किया गया, इसे बनाया गया। It focused on issues like size of banks and capital adequacy ratio among other things। यानी कि इस समिति ने बैंकों के आकार और पूंजी पर्याप्तता अनुपात जो कि बासेल नॉर्म्स भी होते हैं जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर क्या दिया, विशेष ध्यान दिया। यानी कि जो हमारे बैंक है उनकी साइज क्या है, क्या भाई इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पिटिबल है या नहीं भी है, उनकी और साइज कितनी होनी चाहिए, हमें किस तरीके के बैंकों की ज़्यादा नीड है, इस तरीके की इश्यूज पे भी इस कमेटी का क्या था, फोकस था। The Narasimhan Committee second on banking sector reforms was appointed by P. Chidambaram as finance minister in December 1997। यानी कि जो नरसिम्हन समिति सेकंड है जिसे बैंकिंग सुधार क्षेत्र सुधार समिति भी कहा जाता है, उसका गठन 1900 दिसंबर 1993 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा किया गया था। द कमिटी सबमिटेड द रिपोर्ट टू द देन फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा इन अप्रैल 1998। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1998 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को क्या की थी, प्रस्तुत की थी। क्या रिकमेंडेशन दी थी, पहली रिकमेंडेशन है स्ट्रेंथनिंग ऑफ बैंकिंग सिस्टम, यानी कि बैंकिंग प्रणाली को मजबूत किया जाए। फोकस ऑन मेकिंग बैंक बैंक्स स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्पिटिटिव एट बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। यानी कि बैंकों को राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूत और प्रतिस्पर्धी बनाना होगा। यानी कि हमारे पास एटलीस्ट 1 से 2 बैंक ऐसे होने चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो, कॉम्पिटिबल हो। यानी कि जो बड़े फॉरेन के बैंक्स हैं उनके साथ वह क्या कर सके, कॉम्पिटिशन कर सके। ये पहली रिकमेंडेशन थी। सेकंड, रिडक्शन ऑफ एनपीए, यानी कि एनपीए में क्या की जाए, कमी की जाए। एनपीए का मतलब होता है बैड लोन्स, यानी कि वो लोन जो कस्टमर पे नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो बैड डेब्ट्स है या बैड लोन है उसको क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए। सजेस्टेड स्ट्रिक्टर नॉर्म्स एंड रिकवरी मैकेनिज्म टू रिड्यूस बैड लोन्स, यानी कि जो खराब ऋण है या यूँ कहे जो डूबत ऋण है उसको कम करने के लिए नियम कड़े बनाए जाए और वसूली तंत्र की भी क्या की जाए, थोड़ा मजबूती से भी रिकवरी सिस्टम को और मजबूत किया जाए ताकि लोगों से रिकवरी क्या कर सके, प्रॉपर कर सके। बैंक मर्जर्स यानी बैंकों का विलय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिकमेंडेड कंसोलिडेशन ऑफ बैंक्स टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग एंड लार्ज बैंक्स, यानी कि मजबूत और बड़े बैंक बनाने के लिए बैंकों के विलय की भी सिफारिश की गई। यानी कि जो दो कमजोर बैंक हैं क्योंकि अलग अलग ये काम प्रॉपर नहीं कर पा रहे या यूँ कहीं दोनों छोटे छोटे हैं, क्यों ना इन दोनों को मर्ज करके एक बड़ा बैंक बना दिया जाए। बड़ा बैंक बनेगा तो वह बैंक इंटरनेशनल लेवल पे क्या होगा, मजबूत होगा। तो बैंकों के मर्जर पे भी रिकमेंडेशन दी थी और इसी मर्जर के आप चाहते आगे चल के जैसे आप देखते हो कि जो 2017 आता है, 2017 में जो एसबीआई है, 2017 हाँ आई थिंक 2017 ही है। 2017 में एसबीआई के जितने भी सारे बैंक थे जो एसोसिएट बैंक थे उन सबको एसबीआई में क्या कर दिया, मर्ज कर दिया और एसबीआई को इंटरनेशनल लेवल पे एक बड़ा बैंक बना दिया। फिर 2019 में पीएनबी के साथ भी कई बैंकों का मर्ज हुआ, बड़ौदा के साथ कई बैंकों का मर्ज हुआ। तो ये जो मर्जर है ये बैंकों की जो कैपेसिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए या बैंक का जो साइज है वो बढ़ाने के लिए या इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पिटिबल बनाने के लिए मर्ज किया जाए, ऐसा रिकमेंडेशन किया सेकंड कमेटी ने। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज यानी कि परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां सजेस्टेड सेटिंग अप इंस्टीट्यूशंस टू मैनेज एंड रिकवर बैड असेट्स, यानी कि खराब परिसंपत्तियों यानी कि एनपीए के प्रबंधन के लिए और वसूली के लिए ऐसी संस्थाएं की स्थापना की जाए जो कि वह क्या कर सके, रिकवरी कर सके। यानी कि अपन बोलते हैं ना रिकवरी वाले आ गए हैं, तो रिकवरी कंपनी होती है। इस तरीके की कंपनियां बनाई जाए जो कि जो बैड लोन्स है उसको क्या कर सके, बैंकों को रिकवर करके दे सके। इम्प्रूवमेंट इन गवर्नेंस यानी कि प्रबंधन में सुधार किया जाए। एम्फेसिस ऑन प्रोफेशनलिज्म, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन बैंकिंग ऑपरेशंस, बैंकिंग कार्यों में पेशेवरता को, जवाबदेहिता को और पारदर्शिता को बढ़ाने पे क्या दिया जाए, जोर दिया जाए ताकि बैंकिंग सेक्टर में लोगों का क्या हो, विश्वास ज़्यादा बिल्डअप हो और इसकी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़े ताकि यह सही ढंग से क्या करे, काम कर सके। इश्यूज इन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स यानी कि वित्तीय क्षेत्रों में इतना सब होने के बावजूद भी कुछ समस्याएं बनी थी, वो क्या है, परसिस्टेंट एनपीए यानी कि लगातार एनपीए की समस्या बनी हुई थी। डेस्पाइट रिफॉर्म्स बैंक्स स्टिल फेस हाई लेवल्स ऑफ बैड लोन्स ड्यू टू पुअर क्रेडिट असेसमेंट एंड इकोनॉमिक स्लोडाउन, यानी सुधारों के बावजूद भी बैंकों में जो खराब ऋणों की समस्या है वो बनी रही जो कि कमजोर ऋण मूल्यांकन और आर्थिक मंदी के कारण भी बना या यूं कई कारण से भी ये हुआ। फाइनेंशियल इंक्लूजन गैप यानी वित्तीय समावेशन में कमी रही। मेनी रूरल एंड मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशंस
स्टिल डू नॉट हैव फुल एक्सेस टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि कई ग्रामीण और कमजोर वर्ग अभी भी पूर्ण रूप से बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं पा रहे थे। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, तकनीक चुनौतियां भी खूब सारी इसमें देखने को मिली, यानी कि रैपिड डिजिटलाइजेशन रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड साइबर सिक्योरिटी मेजर्स विच आर स्टिल डेवलपिंग, यानी कि तेजी से बढ़ती डिजिटल बैंकिंग के लिए भी मजबूत आधार संरचना होना ज़रूरी है, और साथ ही में साइबर सुरक्षा की आवश्यकता भी ज़रूरी है। अभी जैसे 2024 में और 25 में हमने साइबर फ्रॉड वाली जो टोन है वो खूब हमने सुनी थी, क्योंकि उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होना भी क्या है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अ, जैसी-जैसी सुविधाएँ बढ़ती है उस हिसाब से बहुत सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो साथ में डेवलप होना ज़रूरी है। तो कहीं न कहीं लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हम इसको कह सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेज़ भी हमने कह सकते हैं। फिर है रेगुलेटरी चेंजेज़, यानी कि नियामक चुनौतियाँ खूब थी। मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन रेगुलेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज़ डिफिकल्ट फॉर पॉलिसी मेकर्स। नियंत्रण और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखना नीति निर्माताओं के लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम था। इनइक्वलिटी इन क्रेडिट एक्सेस, यानी कि ऋण पहुंच में क्या है, असमानता, यानी कि जहां सच में जरूरत है वहां तक लोन नहीं पहुंच पा रहा है, और जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे जरूरत से ज्यादा पहुंच रहा है। लार्ज इंडस्ट्रीज गेट मोर क्रेडिट वाइल स्मॉल बोरोवर्स एंड फार्मर्स स्टिल फेस डिफिकल्टीज इन एक्सेसिंग फाइनेंस, यानी कि जो बड़े उद्योग हैं उनको अधिक ऋण मिलता है, जबकि जो छोटे उधारकर्ता और जो किसान है वो अभी भी कठिनाई का सामना कर रहे हैं, या उनको इजीली लोन नहीं मिल रहा है। बढ़ते हैं, अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की, जिसमें हम बात करेंगे रूरल बैंकिंग इन इंडिया, यानी कि भारत में ग्रामीण बैंकिंग ढांचे को हम इसमें समझेंगे। यूनिट थर्ड में हम बात करते हैं रूरल बैंकिंग इन इंडिया, यानी कि जो ग्रामीण बैंकिंग सिस्टम है भारत का, उसकी हम बात करेंगे यूनिट थर्ड में। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ रूरल बैंकिंग, यानी कि ग्रामीण बैंकिंग का अर्थ क्या होता है। रूरल बैंकिंग रेफर्स टू ए सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इन रूरल एरियाज with the objectives of supporting एग्रीकल्चर, रूरल इंडस्ट्रीज एंड ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीण बैंकिंग से आशय है ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली प्रणाली से, जिसका उद्देश्य कृषि, ग्रामीण उद्योगों और समग्र ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना होता है। यानी कि ग्रामीण एरिया में बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना, और ग्रामीण एरिया में काम क्या होता है, जो एग्रीकल्चर है वो होता है, और गाँव की जो इंडस्ट्रीज़ है उन पे काम होता है, और साथ ही में जो रूरल डेवलपमेंट है उनके रिगार्डिंग जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए जो बैंकिंग सिस्टम गाँव में डेवलप होता है उसे हम रूरल बैंकिंग के नाम से जानते हैं। It focuses on providing timely, adequate, and affordable credit to farmers, artisans, and small entrepreneurs, यानी कि ये किसानों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को समय पर पर्याप्त और सस्ती दर पर ऋण प्रदान करने पे ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि गांव के लोग सीधे ही सेठ जी के पास जाते हैं, वहां से लोन लेते हैं, और सेठ जी हमेशा ही ब्याज ज़्यादा लेते हैं या चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं, और अपने चुंगल में किसानों को या बूढ़े वाले लोगों को फंसाते हैं। ऐसा हमने कई फ़िल्मों में वगैरह-वगैरह देखा भी है। तो एक उद्देश्य इसका ये भी था कि सेठ साहूकारों के चुंगल से किसानों को आज़ाद करना, और उनको पर्याप्त और अफ़ोर्डेबल रेट पे क्रेडिट प्रोवाइड करवाना, ताकि गाँवों का क्या हो सके, विकास हो सके, और वो किसान है, वो कारीगर है, या वो छोटे उद्यमी लोन लेके या साख सुविधा लेकर क्या कर सके, अपनी जीविकोपार्जन का साधन जुटा पाए। बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस की, यानी कि महत्व क्या है रूरल बैंकिंग का। पहला है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। कृषि विकास, यानी कि कोई समय ऐसा था कि कृषि को हम सिर्फ खाने का एक साधन मानते थे, यानी कि भोजन जुगाड़ करने की एक जगह है, एक एक्टिविटी है। बट आज के समय कृषि क्या है, एक व्यवसाय है, एक बिजनेस है। तो बिजनेस होता है तो भाई उसमें फाइनेंस की भी नीड पड़ती है। तो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट करने का रूरल बैंकिंग का एक महत्व है। Rural banking provides institutional credit for modern inputs like seeds, fertilizers, irrigation, and machinery, helping increase productivity and farm income. यानी कि जो ग्रामीण बैंकिंग है वो बीज के लिए, उर्वरकों के लिए, सिंचाई और छोटी-मोटी मशीनरी जैसी आधुनिक साधनों के लिए ऋण प्रदान करती है, जिससे उत्पादन भी बढ़ता है और साथ ही में किसान की आय में भी वृद्धि होती है। तो रूरल बैंकिंग का महत्व है एग्रीकल्चर का विकास करने में। दूसरा है रिडक्शन ऑफ डिपेंडेंस ऑन मनी लेंडर्स, यानी कि जो साहूकार है उन पे निर्भरता को कम करना। इट रिड्यूस एक्सप्लॉइटेशन बाय प्राइवेट मनी लेंडर्स हु चार्ज वेरी हाई इंटरेस्ट रेट्स फ्रॉम पुअर फार्मर्स एंड रूरल हाउस होल्ड्स, यानी कि जो निजी साहूकार है उनका वो क्या करते हैं, शोषण करते हैं, यानी कि
जो करीब किसान हैं, उनसे वह ब्याज ज़्यादा वसूलते हैं। तो उन चीज़ों से या उन पर उनकी निर्भरता को कम करने के लिए भी रूरल बैंकिंग की क्या है, ज़रूरत है या इसमें भी इसका महत्व है। टू प्रमोट रूरल इंडस्ट्रियलाइज़ेशन यानी कि ग्रामीण औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। क्रेडिट फैसिलिटीज़ सपोर्ट स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोटिंग रूरल इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन यानी कि यदि ऋण सुविधाएँ मिलेगी तो जो गाँव के लघु और कुटीर उद्योग हैं, उनमें बढ़ावा होगा और जब उद्योग बढ़ेंगे तो उनसे रोज़गार तो जो जनरेट होगा ही होगा, साथ ही में आर्थिक विविधता भी ग्रामीण आधारभूत ढांचे में अपना एक रोल प्ले करेगी, तो इसके लिए भी इसका महत्व है। फिर नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेशन। रूरल बैंकिंग इंटीग्रेट्स रूरल पॉपुलेशन इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट, इंश्योरेंस एंड पेमेंट सर्विसेज यानी कि जो ग्रामीण बैंकिंग है, वो ग्रामीण जनता को बैंक खातों में ऋण सुविधा देकर बीमा और भुगतान सेवाएँ प्रदान करके औपचारिक तौर पे वित्तीय प्रणाली से क्या करती है, जोड़ती है। जैसे जनधन खाता है, जनधन खाता में सभी के खाते खुले तो सभी किससे जुड़ गए, फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़ गए। आज सबकी सब्सिडी उन्हीं के थ्रू आती है, कोई स्कॉलरशिप है उन्हीं के थ्रू आती है, पेंशन है सारी इन्हीं के थ्रू आती है। तो कहीं न कहीं हर एक व्यक्ति का ट्रांज़ैक्शन किसके साथ हो रहा है, वह बैंकिंग सेक्टर के साथ हो रहा है। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने का भी इसका क्या रहा है, एक महत्व रहा है। बात करते हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल बैंकिंग यानी कि ग्रामीण बैंकिंग की समग्र संरचना कैसी है। द रूरल बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया इज a multi-agency structure where different institutions work together to provide credit and financial services. भारत में ग्रामीण बैंकिंग एक बहुसंस्थागत संरचना है जिसमें विभिन्न संस्थाएं मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण और वित्तीय सेवाएं क्या करती है, प्रदान करने का काम करती है। मेन कंपोनेंट्स की बात करते हैं, इसमें कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस यानी कि सहकारी ऋण संस्थाएं आती है, या ऋण संस्थाओं की बजाय इन्हें सहकारी साख संस्थाएं कहते हैं। कमर्शियल बैंक्स यानी कि वाणिज्यिक बैंक आते हैं, रीजनल रूरल बैंक जिन्हें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहते हैं, एंड नाबार्ड जो इन सब का क्या है, सर्वे सर्वा है, वो इसके मेन कंपोनेंट्स में शामिल होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन यानी कि सहकारी साख संस्थाएं। इसको ऋण नहीं पढ़ के आप इसको क्या पढ़ना है, आपको साख पढ़ना है। मीनिंग क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का या कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस का। कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस आर मेंबर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म्ड टू प्रोवाइड क्रेडिट एट रीजनेबल रेट्स यानी कि सहकारी साख संस्थाएं सदस्य आधारित संस्थाएं हैं जो कि कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा प्रदान करती हैं। देयर स्ट्रक्चर इज 3 tier इन मोस्ट स्टेट्स यानी कि अधिकांश राज्यों में इनकी जो संरचना है वो त्रिस्तरीय है। यानी आपने एक डायलॉग पढ़ा होगा, डायलॉग यानी कि एक स्लोगन होता है, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन फॉर ईच सॉरी वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, इस तरीके से है यानी कि एक सबके लिए, एक सबके लिए और सब एक के लिए। ये इसका स्लोगन होता है कोऑपरेटिव यानी कि सहकारी जो सेक्टर है इसका। तो ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर है ये मेंबर बेस्ड होता है यानी कि आपकी इच्छा है तो आप इसमें जुड़ सकते हो, आपकी इच्छा नहीं है तो आप मत जुड़ो, यानी कि इसमें मेंबर एक वॉलंटरी इसमें मेंबरशिप होती है। और इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो सोसाइटी का, स्पेशली जो गरीब तबके के हैं, जो ऐसे सोसाइटी के वो वर्ग जो एक्सप्लॉइटेड हो चुके हैं या जो शोषित वर्ग है उनके ऊपर इनका ध्यान ज़्यादा फोकस रहता है। तो कम ब्याज दरों पे उनको सुविधा यानी कि ऋण सुविधा प्रदान करना कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन का मेन एम रहा है, मेन काम रहा है। अब इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो मैं थोड़ा-सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो 3 टियर है। 3 टियर मतलब अ, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड विलेज लेवल यानी कि स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, सॉरी डिस्ट्रिक्ट लेवल और विलेज लेवल। तो स्टेट लेवल है, स्टेट लेवल पे काम करता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक यानी कि राज्य सहकारी बैंक। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक यानी कि जिला सहकारी बैंक, जिसे सेंट्रल सहकारी बैंक भी कहते हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भी कहते हैं यानी कि केंद्रीय सहकारी बैंक। अब हम जब इसमें सेंट्रल नाम पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान सेंटर पे जाता है यानी कि हमारा ध्यान दिल्ली पे चला जाता है कि दिल्ली का बैंक होगा, नहीं। सेंटर का मतलब होता है स्टेट और विलेज के बीच का जो सेंटर है, यानी इन दोनों के बीच में कौन है भाई, डिस्ट्रिक्ट ही है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट को सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। और विलेज लेवल पे होती है विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटीज, क्योंकि विलेज की संख्या ज़्यादा है तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज विलेज लेवल की संख्या भी ज़्यादा होगी। स्टेट एक होता है तो हर स्टेट में एक ही कोऑपरेटिव बैंक होगा, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। और डिस्ट्रिक्ट में या तो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में एक होता है या 2-3 डिस्ट्रिक्ट का कोई एक होता है, तो इस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। लगभग सारे राज्यों में इसका जो स्ट्रक्चर है वो 3 टियर सिस्टम का होता है। समझ लेते हैं इसको।
सबसे पहले आता है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज यानी कि प्राथमिक कृषि साख समितियां, नोट ऋण, इसको साख ही पढ़ना है। ऑपरेट एट विलेज लेवल एंड प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स टू फार्मर्स यानी कि ग्रामीण स्तर पे ये कार्य करती है और गांव किसानों को अल्पकालीन ऋण देती है, यानी कि विलेज लेवल पे काम करती है। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स यानी कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, जिसे जो प्रोवाइड करवाता है प्रोवाइड फाइनेंस टू पीएससीज यानी कि जो जिला सहकारी बैंक है वो प्राथमिक सहकारी समितियों को क्या करता है, लोन देता है। एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, और वह जिला स्तर पर उनके साथ क्या करता है, समन्वय करता है। यानी कि यहाँ पे स्टेट है, यहाँ पे विलेज है, और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, तो ये इनको लोन प्रोवाइड करवाता है, प्लस इन दोनों के बीच में क्या करता है, कोऑर्डिनेशन का काम करता है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स यानी कि राज्य सहकारी बैंक act as apex institution at state level and link with आरबीआई एंड नाबार्ड, राज्य स्तर पे शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करता है और आरबीआई व नाबार्ड के साथ जुड़े होते हैं। यानी कि जो थ्री टीयर सिस्टम मैंने अभी आपको बताया, स्टेट लेवल, विलेज लेवल, और स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और विलेज लेवल, यहाँ पे काम करता है कौन, नाबार्ड। नाबार्ड इसका रेगुलेटर है। नाबार्ड क्या है, इसकी शीर्ष संस्था है। नाबार्ड के साथ ये स्टेट जुड़ा हुआ होता है, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से विलेज लेवल जुड़ा हुआ था। इस तरीके से इसमें कोऑर्डिनेशन होता है। कंट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं, काम क्या करते हैं। प्रोवाइड इजी एंड क्विक क्रेडिट टू फार्मर्स एट लोकल लेवल, यानी कि स्थानीय स्तर पे किसानों को आसान और शीघ्र लोन प्रोवाइड करवाता है। प्रमोट कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स लाइक म्यूचुअल हेल्प एंड सेल्फ रिलायंस, यानी कि सहयोग और आत्मनिर्भरता निर्भरता की भावना को ये क्या करता है, बढ़ावा देता है, क्योंकि इन्हीं पे ही सहकारी तंत्र क्या है, टिका हुआ है। सपोर्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड रूरल लाइवलीहुड, यानी कि कृषि उत्पादन और ग्रामीण आजीविका को क्या देता है, सपोर्ट करता है, क्योंकि स्पेशली इनका जो फोकस होता है वो किसानों पे, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स पे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पे, इन पे रहता है। तो उनके प्रोडक्शन को और उनकी लाइवलीहुड को ये क्या करता है, जैसे मोटिवेट करता है, सपोर्ट करता है। प्रॉब्लम्स क्या है, इतना होने के बावजूद भी पुअर मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, यानी कि खराब प्रबंधन है और राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। अभी जैसे आपने बीते सालों में ये पढ़ा होगा ना कि जो किसान है, किसान जैसे आंदोलन पे बैठ गए तो उनका ऋण माफ हो गया। तो कौन सा ऋण, जनरली जो सहकारी बैंकों से लिया हुआ लोन होता है, और वो माफ करती है। तो ये इसका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, यानी कि इसमें कई तरीके का राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, जो कि इसके मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या यूँ कहे मैनेजमेंट थोड़ा सा पुअर देखने को मिल जाता है। हाई ओवर ड्यू लोन्स एंड लो रिकवरी रेट, यानी कि ऋण वसूली स्लो है या कम है, लेकिन पेंडिंग क्या है, ज़्यादा है। तो ये सारी समस्याएँ इसकी बनी हुई रहती है। बात करते हैं कमर्शियल बैंक्स इन रूरल एरियाज़, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों का क्या रोल है या किस तरीके से वो काम करते हैं। जैसे एसबीआई की बात करें तो एसबीआई हमारा कमर्शियल बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा हमारा कमर्शियल बैंक है, पीएनबी कमर्शियल बैंक है। तो इन बैंकों की जो, क्योंकि ये किस तरीके से काम करते हैं, जैसे एसबीआई ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च करी थी या फिर सरकार ने लॉन्च करी थी, और ये सारे बैंक उससे जुड़े हुए हैं। ये अपने आरआरबीज गाँव में क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं। तो इस प्रकार ये ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या देते हैं, रोल प्ले करते हैं। पहला ही है ब्रांच एक्सपेंशन आफ्टर नेशनलाइजेशन, यानी कि राष्ट्रीयकरण के बाद शाखा का क्या करना, विस्तार करना। Commercial banks expanded rapidly in rural areas to increase banking penetration and accessibility. राष्ट्रीयकरण के बाद वाणिज्यिक बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से अपनी शाखाएं बढ़ाई है। यानी कि पहले जो बैंक राष्ट्रीयकरण नहीं था, प्राइवेट था, तो गांव में नहीं आता था, लेकिन राष्ट्रीयकरण के बाद उन्होंने गांव में अपनी खूब सारी ब्रांचेज बनाई है। पीएसएल यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण इन्होंने दिया है। Banks are required to lend a fixed portion of credit to agriculture, MSMEs and weaker section, यानी कि बैंकों को कृषि, लघु उद्योगों और कमजोर वर्गों को एक निश्चित मात्रा में ऋण देना क्या कर दिया, अनिवार्य कर दिया, जिसे पीएसएल कहा जाता है। डायरेक्ट एग्रीकल्चरल फाइनेंस यानी कि प्रत्यक्ष कृषि वित्त, प्रोवाइड लोन्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, इरिगेशन, फार्म इक्विपमेंट एंड अलाइड एक्टिविटीज लाइक डेयरी एंड पोल्ट्री, यानी कि फसल उत्पादन, सिंचाई, कृषि उपकरण और डेयरी जैसे कार्यों के लिए ऋण ये प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये रोल प्ले करते हैं। एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव, यानी कि वित्तीय समावेशन के पहल ये करते हैं। स्कीम्स लाइक जनधन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज प्रोग्राम्स आर प्रमोटेड। जनधन योजना कह दो जो कि 2014 में आई थी, किसान क्रेडिट कार्ड जो कि 1998 में आई थी, स्वयं सहायता समूह जो कि राजीविका द्वारा चलाई जाती है, एनआरएलएम के द्वारा जो चलाई जाती है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के द्वारा। इन सारी योजनाओं में बैंक क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। इस प्रकार ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी अपना रोल
प्ले करते हैं। इस तरीके से ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपना रोल प्ले करते हैं। अब हम बात करते हैं रीजनल रूरल बैंक्स यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिन्हें शॉर्ट में आरआरबीज कहा जाता है। अर्थ क्या होता है इसका? RRBs are specialized banks established in 1975 with the objectives of providing credit and banking services to rural and semi-urban areas। यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में स्थापित विशेष बैंक है जिनका उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। यानी कि हम बात करें 2 अक्टूबर 1975 की, जब भारत में पहली बार 5 ग्रामीण बैंक एक साथ इस्टेब्लिश हुए थे, जिसमें पहला बैंक प्रथमा ग्रामीण बैंक था जो कि यूपी में इस्टेब्लिश किया गया था 2 अक्टूबर 1975 को। क्योंकि गाँव के विकास की जब भी बात करते हैं और केंद्र में कांग्रेस सरकार होती है, तो हमें पता है कि वो मोस्टली जो डेट चूज़ होती है वो महात्मा गांधी का जन्मदिन होता है। उनकी श्रद्धांजलि के बस अपन ये कह सकते हैं, या फिर उनका जब महात्मा गांधी का ये विचार था, उनका ये सिद्धांत था कि देश का अगर विकास करना है तो पहले गाँव का विकास करो, भारत गाँव का देश है। तो उसी स्मृति के साथ ये 2 अक्टूबर को क्या किया जाता है, ये स्टार्ट हुआ था। जैसे पंचायती राज का उद्घाटन 2 अक्टूबर को हुआ है, ग्रामीण बैंकों का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 2 अक्टूबर को हुआ है, मनरेगा का नामकरण 2 अक्टूबर को हुआ है। तो ये जो भी गाँव के प्रति इनिशिएटिव थी, तो आप उनको याद रखने की एक ट्रिक है, आप ऐसे कर सकते हो। तो जो ग्रामीण बैंक है उनका क्या होता है, जो ग्रामीण बैंक है उसका जो एरिया होता है वो 4-5 के आसपास के गाँव ही होते हैं। उधर के लोग ही इससे ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, और इसका जो उद्देश्य है कि आसपास के लोगों को, यानी कि जो एमएसएमई है, जो एग्रीकल्चर है, उनको ये लोन प्रोवाइड करवाते हैं। और जो सेमी अर्बन एरियाज़ है वहाँ तक इनकी बैंकिंग सेवाएँ रहती है। फीचर्स की बात करें तो पहला है लोकल एरिया ऑपरेशन, यानी कि सीमित क्षेत्र में ये काम करते हैं। ऑपरेट इन स्पेसिफिक रीजन्स व्हिच हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल प्रॉब्लम्स एंड नीड्स। यानी कि सीमित क्षेत्र में कार्य करते हैं जिससे स्थानीय समस्याओं को बेहतर समझते हैं। लो कॉस्ट स्ट्रक्चर, यानी कि कम लागत संरचना है, डिजाइंड टू ऑपरेट विथ लो कॉस्ट एंड सिंपल प्रोसीजर्स और रूरल कस्टमर्स, यानी कि कम लागत और सरल प्रक्रियाओं के साथ कार्य करते हैं। टारगेटेड लेंडिंग, यानी लक्षित ऋण प्रदान करते हैं। फोकस ऑन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड रूरल आर्टिसंस, यानी कि छोटे और सीमांत किसानों, मजदूरों और कारीगरों को ये फोकस करते हैं और उन्हीं को फोकस करके ऋण प्रदान करते हैं। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो स्ट्रेंथन्ड रूरल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम, इन्होंने ग्रामीण ऋण प्रणाली को मजबूत किया है। इंक्रीज्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन इन बैकवर्ड रीजन्स, यानी कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया है। सपोर्टेड रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन, रोजगार और आय में क्या किया इन्होंने, वृद्धि करी है। यानी कि जो ग्रामीण रोजगार है, क्योंकि लोगों को लोन देंगे तो भाई वो कोई ना कोई गतिविधि करेगा तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में और इनकम जनरेट करने में इन्होंने मदद करी है। अब आप देखना चाहते हो आरआरबी के बारे में डिटेल में क्लास, क्योंकि यदि आपने आरआरबी को देख लिया तो ये जो आपकी यूनिट 3 है ये आपकी ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगी। इसके लिए मैंने ऑलरेडी अपनी जो टॉपिक 1 क्लास वाला जो प्लेलिस्ट है, या यूँ कहे आपकी जो बैंकिंग वाली प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाओ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में और एंड स्क्रीन पे दे रहा हूँ। आप आरआरबी वाली क्लास देख लो, चाहे आप एग्जाम कोई भी दे रहे हो, इस क्लास के बाहर से आप आरआरबी को देखने की नीड ही नहीं है, आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पे ही क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपसे यही रिकमेंडेशन आपको करूँगा कि आप, क्योंकि देखो पेपर आपका माइनर है, सेमेस्टर आपका 6th है, और अगर आपको अच्छे से मार्क्स बनाने हैं तो आपको कॉन्सेप्ट ज़रूर पकड़ना होगा। वन शॉट क्लास में इतनी बड़ी क्लास को मैं लिख के तो आता हूँ आपके पास एक सवा घंटे में। 1 सवा घंटे में सारा टॉपिक कवर होना, ऊपर-ऊपर से हम कवर कर लेते हैं, लेकिन एकदम बॉटम में जाके कवर नहीं हो पाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप ये क्लास ज़रूर देखिए। बढ़ते हैं आगे नाबार्ड की ओर। नाबार्ड का पहले तो पूरा नाम याद रखना, सेक्शन ए में आपसे पूछा जाएगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये है नाबार्ड का पूरा नाम, यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक इसको कहते हैं। अब हम इसमें मात कहाँ खाते हैं, यानी कि जब हमारे सामने ये लिखा होता है तो हम क्या करते हैं, एन फॉर नेशनल, ए फॉर एग्रीकल्चर, बी फॉर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट ऐसे कर देते हैं, यानी कि इस एक को हम अलग से पढ़ लेते हैं, जबकि मैं आपको ये कहूँ कि ये है ही नहीं। बस जैसे आपने इस एक को हटाया, बस आपकी फुल फॉर्म अपने आप बन जाएगी, यानी एन फॉर नेशनल, बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये है। यानी कि जो इसका एन ए है, ये दोनों एन ए नेशनल के लिए स्टैंड करता है, आपको बस ये याद रखना है। जैसे आपने ये याद रख लिया, आप कभी भी इसकी फुल फॉर्म नहीं भूलोगे।
ये भाई बड़े-बड़े जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं लाइक प्रोफ़ेसर्स के एग्ज़ाम होते हैं, पीएचडी के एग्ज़ाम्स होते हैं, नेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पर आज भी इनकी इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। क्योंकि हम कन्फ्यूज़न यहीं हो जाते हैं, इस एक को भी हम अलग से क्या कर लेते हैं एलिब्रेट कर देते हैं। आपको नहीं करना है, आप करियर रेडीनेस से जुड़े हुए हो, ट्रिक हम आपको यहाँ पे देते रहते हैं। चलिए करते हैं आगे, बढ़ते हैं। NABARD is the apex development bank established in 1982 for promoting agriculture, rural industries and rural development through financial and पॉलिसी सपोर्ट। यानी कि नाबार्ड एक शीर्ष विकास संस्था है या बैंक है जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी कृषि, ग्रामीण उद्योग और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए। 1982 में भी आप एग्जैक्ट डेट याद रखो तो 12 जुलाई 1982 को बी शिवरमन समिति की सिफारिश पे हुई थी इसकी स्थापना। इससे पहले ये आरबीआई की एक अनुषंगी या यूँ कहें आरबीआई का कोई डिपार्टमेंट था जो कि नाबार्ड वाले काम किया करता था। उसको बाद में शिवरमन समिति की सिफारिश पे सेपरेट करके नाबार्ड के तौर पे एस्टेब्लिश किया गया था और इसका नाम ही जब आपको पता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक विकास बैंक है, तो जो ग्रामीण एरिया है उसका ये अपेक्स इंस्टीट्यूशन, कृषि का ये अपेक्स इंस्टीट्यूशन है। फंक्शंस की बात करते हैं, क्या काम करता है? रीफाइनेंस फंक्शन यानी पुनर्वित्त कार्य। इट प्रोवाइड्स फंड्स टू बैंक्स फॉर लेंडिंग टू एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर्स, इंक्रीजिंग क्रेडिट अवेलेबिलिटी। यानी बैंकों को कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने के लिए पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करता है। डेवलपमेंट फंक्शंस यानी विकासात्मक कार्य करता है। प्रमोट्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, माइक्रो फाइनेंस एंड रूरल एंटरप्रेन्योरशिप्स थ्रू वेरियस स्कीम्स एंड सपोर्ट प्रोग्राम्स। यानी कि स्वयं सहायता समूह, सूक्ष्म वित्त और ग्रामीण उद्यमिता को ये बढ़ावा देने का काम करता है। सुपरवाइजरी फंक्शन यानी कि पर्यवेक्षण का कार्य करता है। इट सुपरवाइजेज कोऑपरेटिव बैंक्स एंड आरआरबीज टू एंश्योर फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड प्रॉपर फंक्शनिंग। सहकारी बैंकों और आरआरबी की ये सुपरविजन का काम करता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सहकारी बैंकों का अपेक्स इंस्टीट्यूशन कौन है? वह है कौन है? नाबार्ड। रीजनल रूरल बैंकों का अपेक्स इंस्टीट्यूशन कौन है? नाबार्ड। यानी कि हालांकि बैंक सारे आरबीआई के अंडर आते हैं लेकिन जो रीजनल रूरल बैंक है इनका अपेक्स इंस्टीट्यूशन कौन है? नाबार्ड है। सहकारी बैंकों का भी नाबार्ड है और भूमि विकास बैंकों का भी कौन है? नाबार्ड ही है। आपको ये बातें भी ध्यान रखनी है। पॉलिसी प्लानिंग यानी नीति निर्माण। असिस्ट गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग पॉलिसीज रिलेटेड टू रूरल क्रेडिट एंड डेवलपमेंट। यानी जो ग्रामीण साख है और विकास है उनसे संबंधित जो नीतियाँ होती हैं उनके निर्माण में ये सरकार की क्या करता है? सहायता करने का भी काम करता है, ये सारे कार्य करता है। ओवरऑल बात करते हैं, ओवरऑल रिव्यू ऑफ रूरल बैंकिंग यानी ग्रामीण बैंकिंग का समग्र मूल्यांकन। अचीवमेंट्स क्या है? उपलब्धियाँ क्या है? एक्सपेंशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इन रूरल एरियाज सिग्निफिकेंटली। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत साख का विस्तार हुआ है। रिडक्शन इन एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लेंडर्स यानी जो साहूकारों के द्वारा शोषण किया जाता है उसमें कमी देखने को मिली है। ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड रूरल इनकम। यानी कि जो कृषि उत्पादन और ग्रामीण आय है उसमें वृद्धि देखने को मिली है। ये इसकी क्या है? लिमिटेशंस है, सॉरी अचीवमेंट्स है। अब बात करते हैं लिमिटेशंस इतना होने के बाद क्या कमियां रही है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट अक्रॉस रीजन्स। यानी कि क्षेत्रों के बीच जो साख है उसका वितरण असमानता से हुआ है। यानी किसी को ज़रूरत से ज़्यादा मिल गया, किसी के पास मिल ही नहीं पाया, या किसी को जो मिल रहा है उसको मिले ही जा रहा है, जिसको नीड है वह पहुँच ही नहीं पा रहा वहाँ तक। हाई एनपीएज एंड पुअर रिकवरी परफॉर्मेंस। यानी कि सहकारी बैंक कह दो या रीजनल रूरल बैंक है, इन्होंने लोन तो खूब प्रोवाइड करवा दिया लेकिन अब वापस रीपेमेंट आ नहीं रहा, तो इनका एनपीए बढ़ रहा है। उनका जो रिकवरी सिस्टम है वह भी क्या है? थोड़ा गड़बड़ है। यानी एनपीए की समस्या ज़्यादा है और कमज़ोर वसूली तंत्र है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग इंस्टीट्यूशन और जो संस्थाएं हैं उनके बीच क्या है? कमी है। यानी कोऑपरेटिव बैंक्स कह दो, रीजनल रूरल बैंक्स कह दो और कमर्शियल बैंक कह दो, इन सब में आपस में तालमेल की क्या है? कमी देखने को मिलती है। ये सारे लिमिटेशंस है। अब आप चाहते हो कि नाबार्ड को हम टोटली देखना चाहिए या समझना चाहिए, क्योंकि आपकी जो यूनिट थर्ड है उसमें आरआरबी है और नाबार्ड है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि इन दोनों टॉपिक को आप सेपरेटली 15-20 मिनट की क्लासेज है, इनको आप अगर देख लेते हो तो आपका नाबार्ड और आरआरबी के बारे में छोटे से लेके बड़े क्वेश्चन और उससे भी बड़े क्वेश्चन सारे तैयार हो जाएँगे। सो वन टॉपिक वन क्लास वाली जो सीरीज़ है, या यूँ कहूँ कि वो जो प्लेलिस्ट है बैंकिंग की, या वन टॉपिक वन क्लास की प्लेलिस्ट, आप उसमें जाओ और नाबार्ड को भी वहाँ से देख डालो। क्योंकि इसको देख डाला, बैंकिंग का उल्लाला हो जाएगा आपका। बहुत अच्छी क्लासेज है, बहुत रिसर्च बेस्ड क्लासेज हैं। ये हमारी इनिशियल इस टाइम की क्लासेज हैं, तो आप ज़रूर इसको देखिए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बाकी आप बैंकिंग की जो प्लेलिस्ट है आप उसमें भी जाके देखोगे तो आपको वहाँ पर ये सारी चीज़ें
मिल जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं यूनिट 4th की। चलिए लास्ट यूनिट में यानी 4th यूनिट में हम बात करते हैं रिज़र्व बैंक और मॉनेटरी पॉलिसी की। यानी कि भारतीय रिज़र्व बैंक और मौद्रिक नीति को हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई की, यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, या यूँ कहे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड इन 1935 which controls the monetary system, regulates banks and ensures financial stability in country। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। यह देश की मौद्रिक प्रणाली को नियंत्रित करता है, बैंकों को विनियमित करता है और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। तो आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, आरबीआई की स्थापना 1935 यानी 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। काम क्या करता है आरबीआई? आरबीआई के फंक्शंस क्या है? पहला है इश्यूअर ऑफ करेंसी, यानी कि मुद्रा का निर्गमन करने का काम करता है। आरबीआई हैज़ द सोल अथॉरिटी टू इश्यू करेंसी नोट्स इन इंडिया व्हिच हेल्प्स मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड कंट्रोल ओवर मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। यानी आरबीआई को भारत में मुद्रा नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है जिससे मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण बना रहे और एकरूपता बनी रहे। अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि नोट करेंसी नोट आरबीआई जारी करता है तो सिक्के कौन जारी करता है? सिक्के कौन जारी करता है? कमेंट करके आप बताएं। इसके अलावा यदि सिक्के कोई और जारी करता है तो क्या सारे ही जो नोट है वो आरबीआई जारी करता है या कुछ नोट ऐसे हैं जो आरबीआई जारी नहीं करता है? इन दो क्वेश्चन के आप आंसर कमेंट करके बताएं। बढ़ते हैं आगे। बैंकर टू दी गवर्नमेंट, यानी सरकार का बैंक। आरबीआई मैनेजेस गवर्नमेंट अकाउंट्स, रिसीव्स एंड मेक्स पेमेंट्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स लोन्स टू द गवर्नमेंट व्हेन रिक्वायर्ड। यानी कि जो आरबीआई है वो सरकार के खाते संचालित करता है, भुगतान करता है और आवश्यकता होने पर सरकार को लोन भी प्रोवाइड करवाने का काम करता है। इसलिए इसको गवर्नमेंट टू दी बैंक टू दी गवर्नमेंट कहा गया है। बैंकर्स बैंक यानी बैंकों का बैंक कहा जाता है। कमर्शियल बैंक से कीप रिजर्व्स विद आरबीआई एंड कैन बोरो फंड्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल नीड्स एंश्योरिंग स्टेबिलिटी इन बैंकिंग ऑपरेशन। यानी कि वाणिज्यिक बैंक अपने जो रिजर्व होते हैं, जो फंड होते हैं वो आरबीआई के पास रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर आरबीआई से क्या लेते हैं? लोन भी लेते हैं। दैट्स वाई इसे बैंकर्स बैंक कहा जाता है या बैंकर टू दी लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, यानी साख का नियंत्रण करता है। आरबीआई कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी थ्रू वेरियस मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स लाइक रेपो रेट, केस रिजर्व रेशियो, एसएलआर एटसेट्रा। आरबीआई विभिन्न मौद्रिक उपकरणों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा को क्या करता है? कंट्रोल करने का कार्य करता है। कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी विदेशी मुद्रा का संरक्षक है। आरबीआई मैनेजेज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड मेंटेनेंस स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट अंडर फेमा गाइडलाइंस। यानी कि जो आरबीआई है वो विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है और विनिमय दर को क्या करता है? स्थिरता उनमें बनाए रखता है। और जो फेमा की गाइडलाइंस है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज जो मैनेजमेंट एक्ट है उसकी जो गाइडलाइंस है उसको भी ये क्या करता है? फॉलो करते हुए ये सारा काम करता है। नेक्स्ट है कंट्रोलर ऑफ बैंकिंग सिस्टम, यानी कि जो भारत का बैंकिंग प्रणाली है उसका ये रेगुलेटर है, उसका ये नियामक संस्था के तौर पे काम करता है। आरबीआई सुपरवाइज एंड रेगुलेट्स बैंक्स टू एंश्योर फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी एंड स्टेबिलिटी। यानी आरबीआई बैंकों का नियंत्रण करता है, पर्यवेक्षण करता है ताकि वित्तीय अनुशासन और स्थिरता बनी रहे। और ये बैंकों को लाइसेंस वगैरह देने का काम है आरबीआई का ही है। बात करते हैं आरबीआई का रोल क्या है इकोनॉमी। पहला, इट एंश्योर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। इट प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, ये आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। इट मेंटेनेंस प्राइस स्टेबिलिटी, ये मूल्य स्थिरता बनाए रखता है। एंड इट डेवलप्स फाइनेंशियल मार्केट्स, वित्तीय बाजारों का क्या करता है? ये विकास करता है। यानी दो तरीके के, जब हम फाइनेंशियल मार्केट पढ़ते हैं तो फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके के होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मार्केट को हम बोलते हैं मनी मार्केट, लॉन्ग टर्म मार्केट को बोलते हैं कैपिटल मार्केट। जो शॉर्ट टर्म मार्केट है यानी कि जो मनी मार्केट है उसका रेगुलेटर कौन होता है? आरबीआई ही होता है। और जो कैपिटल मार्केट है इसका रेगुलेटर कौन होता है? सेबी होता है। तो जो वित्तीय बाजार है उसका ये डेवलप करता है, साथ ही में जो मनी मार्केट है उसका क्या करता है? ये एज ए रेगुलेटरी बॉडी के तौर पर भी काम करता है। बात करते हैं ऑटोनॉमी ऑफ आरबीआई, यानी कि आरबीआई की स्वायत्तता। स्वायत्तता क्या होती है? ऑटोनॉमी ऑफ आरबीआई मीन्स इट्स एबिलिटी टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी विदाउट डायरेक्ट पॉलिटिकल और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस।
यानी आरबीआई की स्वायत्तता से आशय है उसकी उस क्षमता से है जिसके द्वारा वह मौद्रिक नीति से संबंधित निर्णय बिना किसी सीधे सरकारी हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से क्या कर सके, ले सके। यानी कि कोई भी राजनीतिक या सरकारी हस्तक्षेप के बिना मौद्रिक नीति से संबंधित निर्णय आरबीआई क्या ले सकता है, खुद से ले सकता है। ये आरबीआई की क्या है, स्वायत्तता है, ऑटोनॉमी है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑटोनॉमी यानी इस स्वायत्तता का महत्व क्या है, बेटर पॉलिसी डिसीजन क्योंकि इससे बेहतर नीतिगत निर्णय लिए जा सकते हैं। डिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग एंश्योर्स पॉलिसीज आर बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंडीशंस रादर देन पॉलिटिकल प्रेशर्स और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट। यानी कि स्वतंत्र निर्णय लेने से ये फायदा होता है कि नीतियाँ राजनीतिक दबाव के बजाय आर्थिक परिस्थितियों पे क्या होती है, आधारित होती है। कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति के जो नियंत्रण है उस पे बना रहता है, यानी कि जो महंगाई है उस पे कंट्रोल करने का काम होता है। आरबीआई कैन टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन विदाउट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। यानी कि आरबीआई बिना राजनीतिक दबाव के मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कठोर कदम उठा सकता है। क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट, विश्वसनीयता और भरोसा। इंडिपेंडेंस इंक्रीज कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इन दी इंडियन इकोनॉमी। यानी कि जो स्वायत्तता है इससे निवेशकों का और साथ ही में जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनका क्या होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास बढ़ता है, बना रहता है। अब आप जानना चाहते हो आरबीआई के बारे में डिटेल में सारी चीज़ें ए टू जेड, तो हमने इसके लिए आपके लिए एक अलग से क्लास रिकॉर्ड कर रखी है जिसका नाम ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ये क्लास भी आपको मिलेगी हमारी बैंकिंग वाली प्लेलिस्ट में। यानी कि आप इंडियन बैंकिंग सिस्टम पढ़ रहे हो और करियर रेडीनेस की बैंकिंग प्लेलिस्ट की वीडियो नहीं देख रहे हो तो आप कहीं ना कहीं अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो भी आरबीआई है, सॉरी आरआरबीज है, आरबीआई है, नाबार्ड है, नीति आयोग है, ये वो क्लासेज है जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को देखनी ही चाहिए। इसके अलावा अभी जो आपका माइनर सेकंड एक और माइनर है जिसमें आप इकोनॉमी ऑफ राजस्थान पढ़ोगे, तो मैं ये भी कहूँगा कि आपको जो इंडियन और राजस्थान इकोनॉमी की प्लेलिस्ट है उसमें राजस्थान इकोनॉमी वाले चैप्टर आपको जरूर पढ़ने चाहिए, क्योंकि हम मेजर पेपर की एक साथ सारी चीज़ें नहीं ला सकते। तो कहीं ना कहीं जो टॉपिक वाइज क्लासेज पढ़ी है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो इसका लिंक भी आपको एंड स्क्रीन पे डेफिनेटली मिल जाएगा, तो आप इसको जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं लिक्विडिटी गोल्स की। टारगेट्स एंड इंडिकेटर्स यानी कि तरलता के लक्ष्य क्या है, लक्ष्य मानक क्या है और संकेतक क्या है। पहले मतलब समझते हैं कि लिक्विडिटी होती क्या है। Liquidity refers to the availability of money and credit in the economy to meet short-term needs of individual, businesses and financial institutions। यानी कि तरलता से आशय है अर्थव्यवस्था में धन और साख की उपलब्धता से है जिससे व्यक्ति, व्यवसाय और वित्तीय संस्थाएं अपनी अल्पकालीन आवश्यकताओं को पूरा कर सके। Adequate liquidity ensures smooth functioning of economic activities, while excess or shortage of liquidity can disturb economic stability। यानी कि पर्याप्त तरलता आर्थिक गतिविधियों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करती है, जबकि अधिक या कम तरलता आर्थिक संतुलन को क्या करती है, प्रभावित करती है। तरलता का मतलब होता है, सीधी सीधी बात करें तो धन की बात करते हैं, जो कि किस फॉर्म में होता है, कैश या नियर बाई कैश में होता है, उसे हम लिक्विडिटी के नाम से जानते हैं। यदि लिक्विडिटी सही होगी, पर्याप्त होगी, एडुकेट होगी तो हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वह स्मूथली वर्क करेगी। और यदि ज़्यादा होगी या कम होगी तो कहीं न कहीं जो इकोनॉमिक बैलेंस है वह क्या होगा, इससे इफ़ेक्ट होगा ही होगा। इसके लक्ष्य क्या है, लिक्विडिटी के गोल्स क्या है? एडुक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ मनी यानी कि धन की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे। द मेन गोल इज टू एंश्योर दैट एनफ मनी एंड क्रेडिट आर अवेलेबल इन द इकोनॉमी so that production, trade and consumption activities can contribute can continue smoothly। मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अर्थव्यवस्था में पर्याप्त धन और साख की मात्रा उपलब्ध रहे जिससे उत्पादन, व्यापार और उपभोग सुचारू रूप से चलते रहे। दूसरी बात करें तो कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति का नियंत्रण बना रहे या मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा नहीं हो। यानी सिंपल सी बात करें, महंगाई या मनी की जो परचेसिंग पावर है उसको मेंटेन रखना। RBI aims to prevent excess liquidity in the system because too much money supply can lead to rising prices and inflation। यानी आरबीआई का उद्देश्य है कि अत्यधिक तरलता को रोकना, क्योंकि यदि धन अधिक होगा या उसकी आपूर्ति मार्केट में ज़्यादा होगी तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे, कीमतें अनावश्यक रूप से बढ़ेगी और इससे क्या होगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना भी इसका क्या गोल है। फिर आता है नेक्स्ट, सपोर्ट इकोनॉमिक, आर्थिक विकास को समर्थन दे। प्रॉपर लिक्विडिटी हेल्प्स इन इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन विच अल्टीमेटली सपोर्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन।
उचित तरलता निवेश और उत्पादन को बढ़ाती है। यानी कि यदि तरलता सही होगी तो ये निवेश और प्रोडक्शन दोनों को बढ़ाएगी, जिससे आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिले। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी वित्तीय स्थिरता। मेंटेनिंग बैलेंस्ड लिक्विडिटी हेल्प्स प्रिवेंट फाइनेंशियल क्राइसिस, बैंक फेलियर्स एंड इंस्टेबिलिटी इन फाइनेंशियल मार्केट्स। यानी कि संतुलित तरलता बनाए रखने से वित्तीय संकट, बैंक विफलता और बाजार अस्थिरता को रोका जा सकता है। अब हम बात करते हैं लिक्विडिटी टारगेट्स की, यानी कि इसके लक्ष्य मानक क्या है। Liquidity targets are measurable variables that RBI focuses on to control and regulate liquidity in the economy. यानी तरलता लक्ष्य मानक वे मापनीय तत्व है जिनके माध्यम से आरबीआई अर्थव्यवस्था में तरलता को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यानी कि जैसे M1, M2, M3, M4 ये लिक्विडिटी की क्या है, स्टैंडर्ड्स कह सकते हो या मेजरेबल वेरिएबल्स कहते हो। इसमें अलग अलग आती है, अलग अलग अमाउंट या अलग अलग इसमें फैक्टर्स होते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस के साथ कितना है या बैंकों के साथ या लोगों के पास केस कितना है, उन सबको तो आरबीआई इनके मेजरेबल जो वेरिएबल्स है उनके अकॉर्डिंग क्या करती है, इनको कंट्रोल करती है। मनी सप्लाई यानी M1 M3 को ये रेगुलेट करता है। आरबीआई मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स डिफरेंट मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। आरबीआई मुद्रा आपूर्ति के विभिन्न मापों जैसे M1 M3 को नियंत्रित करता है ताकि धन की मांग और आपूर्ति में क्या रहे, संतुलन बना रहे। यानी कि जितनी लिक्विडिटी की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग यदि सप्लाई होगी तो इन्फ्लेशन मेंटेन रहेगी। यदि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो भी नुकसान करेगी, और सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो भी ये इकोनॉमी को इन्वर्स या यूँ कहे हार्म ही करेगी या नुकसान ही करेगी। इंटरेस्ट रेट्स यानी कि ब्याज दरें। बाय एडजस्टिंग रेपो रेट एंड अदर रेट्स आरबीआई इन्फ्लुएंसेस बोरोइंग एंड लेंडिंग, देयर बाय कंट्रोलिंग लिक्विडिटी इन दी सिस्टम। यानी कि आरबीआई रेपो दर आदि को बदल कर ऋण और उधार को प्रभावित करता है, जिससे तरलता क्या होती है, नियंत्रित होती है। आगे हम पढ़ेंगे क्या होती है ये चीज़ें। क्रेडिट ग्रोथ यानी साख वृद्धि। आरबीआई मॉनिटर्स द ग्रोथ ऑफ बैंक क्रेडिट टू एंश्योर दैट लेंडिंग इज नीदर एक्सेसिव नॉर इनसफिशिएंट। यानी आरबीआई बैंक जो ऋण देता है उसकी वृद्धि पर नजर रखता है ताकि ऋण ना तो बहुत अधिक हो ना ही बहुत कम हो। यानी कि ना तो जरूरत से ज़्यादा लोन दे सके बैंक, ना ही इनसफिशिएंट लोन दे यानी कि जरूरत से ही कम दे। कोशिश करे कि उतना ही लोन दे जितने की डिमांड है। रिजर्व रेशियो यानी कि लाइक CRR SLR। These ratios determine how much money banks can lend directly, affecting liquidity in the economy. ये अनुपात तय करते हैं कि बैंक कितना ऋण दे सकते हैं जिससे तरलता प्रभावित होती है। यानी कि आरबीआई जब चाहता है कि बैंक लोन कम दे तो वह इन रेशियोज को, इन रिजर्व को क्या कर देता, बढ़ा देता है ताकि ज़्यादा अमाउंट बैंक को होल्ड करना पड़े और वह लेंडिंग कम कर सके। जब ज़्यादा लोन दिलवाना होता है तो इसको बैंक आरबीआई कम कर देता है ताकि वह अपने पास कम रखे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सके, लोन दे सके। तो इस रिजर्व रेशियो को डायरेक्टली वह क्या करता है, लिक्विडिटी को अफेक्ट करवाता है। अब बात करते हैं लिक्विडिटी इंडिकेटर्स के संकेतक क्या है। लिक्विडिटी इंडिकेटर्स आर इकोनॉमिक वेरिएबल्स दैट शो द करंट लिक्विडिटी कंडीशन इन द इकोनॉमी एंड हेल्प आरबीआई इन पॉलिसी डिसीजंस। तरलता के संकेतक वे आर्थिक तत्व है जो अर्थव्यवस्था में वर्तमान तरलता स्थिति को दर्शाते हैं और आरबीआई को नीतिगत निर्णय लेने में मदद करने का काम करते हैं। जैसे इन्फ्लेशन रेट यानी मुद्रास्फीति क्या दर है, अभी जो वर्तमान में दर है उसके अकॉर्डिंग आरबीआई क्या लेता है, अपने डिसीजन लेता है। हाई इन्फ्लेशन इंडिकेट्स एक्सेस लिक्विडिटी वाइल लो इन्फ्लेशन में इंडिकेट इनसफिशिएंट लिक्विडिटी। यानी कि यदि मुद्रास्फीति ज़्यादा है, अधिक है, तो ये बताता है कि मार्केट में तरलता क्या है, ज़्यादा है। जबकि यदि मुद्रास्फीति कम है तो ये बताता है कि मार्केट में तरलता की क्या है, कमी है। इंटरेस्ट रेट ट्रेंड्स यानी कि ब्याज दरों का रुझान कैसा है। फॉलिंग इंटरेस्ट रेट्स इंडिकेट हाई लिक्विडिटी वाइल राइजिंग रेट सजेस्ट लिक्विडिटी शॉर्टेज। यानी कि ब्याज दरों का क्या रुझान है मार्केट में, यदि ब्याज ब्याज दरें अधिक है, यानी कि ब्याज दरें क्या है, अधिक है, तो ये बताती है, यानी कि सॉरी, यदि ब्याज दर घट रही है यानी कि ब्याज दर धीरे धीरे गिर रही है तो ये बताती है कि मार्केट में तरलता क्या है, ज़्यादा। क्योंकि लोगों के पास जब पैसा ज़्यादा होगा तो हर कोई इन्वेस्ट करेगा, हर कोई इन्वेस्ट करेगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो ब्याज दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। वहीं जस्ट उल्टा है कि ब्याज दरें बढ़ रही है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की डिमांड ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट की यानी सेविंग की सप्लाई क्या है, कम है। इन्वेस्टमेंट की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो जाहिर सी बात है रेट क्या होगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी। तो बढ़ती हुई रेट बताती है कि मार्केट में लिक्विडिटी का क्या है, शॉर्टेज है। ये वो सारे इंडिकेटर्स हैं जिनके आधार पे आरबीआई अपने डिसीजन लेता है।
बैंक क्रेडिट एंड डिपॉजिट रेट यानी कि बैंक ऋण क्या है और जमा का रुझान कैसा है। रैपिड इंक्रीज इन क्रेडिट एंड डिपॉजिट्स इंडिकेट्स एक्सपेंशन ऑफ लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी यानी कि ऋण और जमा में यदि वृद्धि है तो तरलता के विस्तार को ये दर्शाती है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी एलएएफ तरलता समायोजन सुविधा। आरबीआई यूजेज रेपो एंड रिवर्स रेपो ऑपरेशंस अंडर एलएएफ टू मैनेज डे टू डे लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम यानी एलएएफ को मैनेज करने के लिए आरबीआई रेपो और रिवर्स रेपो के माध्यम से जो दैनिक तरलता है उसको क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। अब हम पहुंच गए हैं मॉनेटरी पॉलिसी पे, क्या है इसके उद्देश्य और क्या है वो तकनीक जिनसे मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट की जाती है या कंडक्ट की जाती है। ऑब्जेक्टिव एंड टेक्निक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देखो मॉनेटरी पॉलिसी का जो सीधा सीधा संबंध होता है वो होता है प्राइस स्टेबिलिटी से एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल से। ठीक है। लाता कौन है मॉनेटरी पॉलिसी? आरबीआई। आरबीआई की भी कौन? एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी होती है, वह मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करती है? फ्रेम करती है। समझते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू दी policy formulated by the Reserve Bank of India to control money supply and credit in the economy in order to achieve economic stability and control inflation and promote economic growth। यानी मौद्रिक नीति से से उस नीति से है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा और साख की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए बनाया जाता है ताकि आर्थिक स्थिरता, मुद्रास्फीति नियंत्रण और विकास सुनिश्चित किया जा सके। ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहला है प्राइस स्टेबिलिटी यानी मूल्य को स्थिर बनाए रखना। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड मेंटेन स्टेबल प्राइसेस एंश्योरिंग परचेजिंग पावर ऑफ मनी रिमेन्स स्टेबल फॉर कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस। यानी कि मुख्य उद्देश्य है मॉनेटरी पॉलिसी का वो है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और मूल्य स्थिरता बनाए रखना जिससे धन की क्रय शक्ति क्या हो सके? स्थिर बनी रहे। इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक विकास। मॉनेटरी पॉलिसी एम्स टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ बाय एंश्योरिंग एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन एंड बिजनेस एक्सपेंशन। यानी मौद्रिक नीति का उद्देश्य निवेश, उत्पादन और व्यापार विस्तार के लिए पर्याप्त साख उपलब्ध कराकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का काम करता है। फिर है फुल एम्प्लॉयमेंट यानी पूर्ण रोजगार को प्राप्त करना। यानी पूर्ण रोजगार का मतलब होता है इकोनॉमी के जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन सबको क्या मिल जाए? रोजगार मिल जाए, उसी सिचुएशन को प्राप्त करना। बाई एनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज मॉनेटरी पॉलिसी हेल्प्स इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। निवेश और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर यह रोजगार के अवसर उत्पन्न करती है और बेरोजगारी को कम करने का कार्य करती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी वित्तीय स्थिरता। It ensures stability of financial institutions and markets, preventing crisis and maintaining confidence in the banking system। यानी कि यह वित्तीय संस्थाओं और बाजारों की स्थिरता सुनिश्चित करती है और साथ ही में बैंकिंग प्रणाली में विश्वास को भी बनाए रखने का कार्य करती है। फिर आता है कंट्रोल ऑफ बिजनेस साइकिल्स यानी व्यापार चक्र का नियंत्रण। यानी जो बाजार में मंदी, तेजी आदि आते हैं इनको क्या करना? रेगुलेट करना। ये भी मौद्रिक नीति का या मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य होता है। मॉनेटरी पॉलिसी हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इन फ्लक्चुएशंस लाइक इन्फ्लेशन एंड रिसेशन बाय रेगुलेटिंग मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। यानी कि यह मुद्रा और साख को नियंत्रित करते हुए मुद्रास्फीति और मंदी जैसी आर्थिक उतार चढ़ाव को क्या करती है? कम करने का कार्य करती है। अब मौद्रिक नीति ये सब करती है, करती किस तरीके से है? यानी कि वो कौन सी तकनीक है, वो कौन सी टेक्निक्स है जिनके जरिए मॉनेटरी पॉलिसी ये सब काम करती है। तो हम समझेंगे टेक्निक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज को। Monetary policy techniques are the tools used by RBI to control liquidity, money supply and credit in the economy। यानी मौद्रिक नीति की तकनीकें वे उपकरण हैं जिनका उपयोग आरबीआई अर्थव्यवस्था में तरलता, मुद्रा आपूर्ति और साख को नियंत्रित करने के लिए करता है। दो तरीके के टूल्स होते हैं, एक होते हैं क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जो मनी सप्लाई है उसकी मात्रा को कंट्रोल करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। वही क्वालिटेटिव सिलेक्टिव मेजर्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मात्रात्मक उपाय। दीज मेथड्स अफेक्ट द ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी। यानी कि ये उपाय अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा और साख की मात्रा को प्रभावित करता है। पहला है बैंक रेट। देखो आरबीआई है ये और ये है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है, तो यदि लॉन्ग टर्म का लोन लेगा तो इस पे कौन सी रेट चार्ज करेगा? आरबीआई बैंक रेट। यदि शॉर्ट टर्म का लोन लेगा तो इस पे कौन सी रेट चार्ज करेगा? रेपो रेट।
यदि आरबीआई कमर्शियल बैंक से लेता है तो कौन सी रेट चार्ज करता है? रिवर्स रेपो रेट। ठीक है? कमर्शियल बैंकों को अपना केस किसके पास रखना होता है? आरबीआई के पास, एक पर्टिकुलर परसेंटेज में, उसे क्या बोलते हैं? सीआरआर। नहीं पास रखना होता है उसे क्या बोलते हैं? एसएलआर। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने चीज़ें बताई है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर। तो जब आरबीआई को मार्केट से सप्लाई को क्या करना होता है? सप्लाई ऑफ मनी को कम करना होता है। समझना है इस बात को? क्या करना होता है? कम करना होता है। तो इन सारी रेट्स को आरबीआई क्या करता है? बढ़ाता है। बढ़ाता है तो इससे कमर्शियल बैंक को भी लोन ज़्यादा महँगा मिलता है। जब इसको खुद को ज़्यादा महँगा मिलता है तो आगे कस्टमर को भी ये महँगा लोन ही प्रोवाइड करवाता है। और जब लोन महँगा होता है तो कस्टमर लोन कम लेना पसंद करता है। इस प्रकार से सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाती है? मार्केट से कम हो जाती है। ठीक है? और जब सप्लाई को क्या करना होता है? बढ़ाना होता है आरबीआई को, तो इन रेट्स को क्या कर देता है? कम कर देता है। कम करते ही कमर्शियल बैंकों को लोन सस्ता मिलता है और जब इसको खुद को सस्ता मिलता है तो आगे भी लोन सस्ता हो जाता है। जब सस्ता होता है लोन तो कस्टमर लोन की डिमांड करता है और इस प्रकार सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज़ होती है। आई थिंक आप इसको एक लाइन में समझ गए होंगे और समझ लेते हैं इनको। बैंक रेट पे आते हैं। इट इज़ द रेट एट व्हिच आरबीआई प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स इन्फ्लुएंसिंग ओवरऑल इंटरेस्ट रेट एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी। यह वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है जिससे ब्याज दरें प्रभावित होती है। रेपो रेट की बात करें, रेपो का पूरा नाम होता है रीपर्चेज ऑप्शन। इट इज़ द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स शॉर्ट टर्म फंड्स टू बैंक्स एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल टू कंट्रोल लिक्विडिटी एंड इन्फ्लेशन। यह वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है और यह तरलता और मुद्रास्फीति नियंत्रित का क्या है? प्रमुख साधन है। रिवर्स रेपो रेट। इट इज द रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम बैंक्स हेल्पिंग टू एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द सिस्टम। यानी कि यह वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों से धन लेता है जिससे अतिरिक्त तरलता को क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। इट इज द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स दैट बैंक्स मस्ट कीप विद आरबीआई डायरेक्टली अफेक्टिंग देयर लेंडिंग कैपेसिटी। यह जमा का वह भाग है जिसे बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है जिससे उनकी ऋण देने की क्षमता सीधे तौर पे क्या होती है? प्रभावित होती है। फिर आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि एसएलआर, वैधानिक तरलता अनुपात। इट इज द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स to be kept in liquid assets like government securities, reducing funds available for lending। और यह जमा का वह भाग है जिसे तरल संपत्तियों के रूप में रखना होता है एंड इससे ऋण देने की जो क्षमता है बैंकों की वह क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसको कैश में प्लस गोल्ड में प्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, इन तीनों के कॉम्बिनेशन में मेंटेन किया जा सकता है। और जबकि सीआरआर है वो केवल कैश में ही क्या होता है? मैनेज होता है या मेंटेन किया जाता है। अब बात करें क्वालिटेटिव मेथड्स की, गुणात्मक उपाय की। दीज मेथड्स कंट्रोल द डायरेक्शन एंड पर्पज ऑफ क्रेडिट रादर देन इट्स टोटल क्वांटिटी। यानी कि ये उपाय साख की मात्रा के बजाय उसके उपयोग और उसकी दिशा को नियंत्रित करता है। पहला आता है सिलेक्टिव कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल यानी चयनात्मक साख नियंत्रण। आरबीआई restricts credit for specific sectors or commodities to control inflation and speculative activities। आरबीआई विशेष क्षेत्रों या वस्तुओं के लिए साख को नियंत्रित करता है ताकि मुद्रास्फीति और सट्टेबाजी को क्या कर सके? रोका जा सके। फिर है मोरल शोषण यानी कि नैतिक अनुनय या प्रेरणा। आरबीआई pursues banks through meetings and guidelines to follow its policies without using legal force। यानी कि आरबीआई बैंकों को बिना कानूनी दबाव के अपने निर्देशों का पालन करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। और वो ये कहता है कि आपकी ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए, इस तरीके से। और एक बार आरबीआई डायरेक्ट एक्शन लेता है, उसको डायरेक्ट एक्शन ही कहते हैं, प्रत्यक्ष कार्रवाई। आरबीआई टेक्स स्ट्रिक्ट मेजर्स लाइक पेनल्टीज और रेस्ट्रिक्शंस अगेंस्ट बैंक्स दैट डू नॉट फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन। यानी आरबीआई के नियमों का पालन न करने वाले बैंकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई लेना डायरेक्ट एक्शन कहा जाता है। फिर आता है क्रेडिट राशनिंग यानी कि साख राशनिंग। आरबीआई limits the amount of credit that banks can provide to certain sectors to control excessive lendings। यानी कि आरबीआई कुछ क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋण की सीमा निर्धारित करता है ताकि अधिक ऋण वितरण को क्या किया जा सके? रोका जा सके। ये सारे क्वालिटेटिव मेजर्स हैं। तो ये थी अपनी इकोनॉमिक्स जो माइनर है सेमेस्टर 6 के वन शॉट
क्लास थी जिसका नाम था इंडियन बैंकिंग सिस्टम, और इसकी जो अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है वो देखना आप न भूलिएगा, ये आपका यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। इस पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2026 के पेपर में आपकी छपने वाले हैं, तो उनको आप ज़रूर देखिए। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट पे, जिसका लिंक ऑलवेज हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाता है। वहाँ पे आप जाओगे तो स्टडी मटेरियल टैब में जाओगे और वहाँ पे सेमेस्टर 6 का जो फ़ोल्डर है उस पे आप जाकर इस पीडीएफ को क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरा आपका यही है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास ज़रूर आप देखिएगा। तो ये थी हमारी जो इकोनॉमिक्स है माइनर सेमेस्टर 6 का इंडियन बैंकिंग सिस्टम, उसके वन शॉट क्लास और इंग्लिश में डिस्कस करी। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप हमारी क्लास को हाइप करना ना भूलें। आप यदि हाइप करते हो क्लास को तो उन बच्चों तक भी क्लास पहुंचती है जो इस क्लास को इजीली नहीं ढूंढ पा रहे हैं। बाकी मैं आपको ये कहूँगा कि बैंकिंग वगैरह की क्लास आप ज़रूर देखिएगा, बैंकिंग वाली प्लेलिस्ट में आप देखिएगा। मेरी ओर से आपको एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से एग्ज़ाम दो और एग्ज़ाम देने के बाद इधर आकर कमेंट भी किया करें कि हमारा पेपर कैसा हुआ, क्योंकि आपके वो कमेंट है वो हमारे बेटरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट टाइम, बाय बाय, थैंक यू।